वेलकम ऑल। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन करते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए बीइंग एन एस्पिरेंट, और क्या क्या मुसीबत आती है, किस तरीके से हमको अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये सारा कुछ हम लोग आज की वेबिनार में ये देखने वाले हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ टेस्ट लर्न और एजुकेशन हब की तरफ से। तो हम सबसे पहले समझेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन बनाऊंगा, आप लोग भी बीच बीच में बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो वेबिनार है वो रखा क्यों गया है, इसके रीज़न के ऊपर हम बात करेंगे, क्या ज़रूरत है इस वेबिनार की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वाई दिस वेबिनार, क्यों ये वेबिनार रखा गया है। ठीक है, वाई दिस वेबिनार, इस वेबिनार की ज़रूरत क्यों है, क्यों रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो यहाँ पे कारण आता है कि, है ना, आप लोग को जैसे टाइटल पता ही है कि जितने भी हमारे कंपटीशन एग्जाम्स हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो एग्जाम्स लिए जाते हैं, उसमें जो सक्सेस का रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, वो तो नंबर ऑफ पोस्ट की वजह से भी कम होता है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मैं वो पॉइंट आउट करूंगा, वो रीजंस आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो। ठीक है, तो ज्यादातर लोग, सभी लोग पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि सब लोग को इलेक्ट्रिकल आता है, सब इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई करते हैं। नॉन टेक का एग्जाम है तो भी नॉन टेक की पढ़ाई सब लोग करते हैं, सब लोग नॉलेज रखते हैं। बट एक्चुअल में उनका सिलेक्शन हो क्यों नहीं पाता, सभी का क्यों नहीं हो पाता सिलेक्शन, या सभी के नंबर अच्छे क्यों नहीं आ पाते। उसमें कुछ ही लोग के नंबर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जॉब लग जाता है। बट बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका नॉलेज लेवल भले ही उनसे ज़्यादा हो या लगभग बराबर हो, बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या रीजंस है, किस वजह से ये चीज़ें होती है। तो कुछ मैं रीजंस पॉइंट आउट कर रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी इसमें, आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरेक्टिव रहेगा वेबिनार पूरा, आप लोग भी बोल सकते हैं। तो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से किसी एक एस्पिरेंट का सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर कंपटीशन एग्जाम में नहीं हो पाता है। जैसे आप लोगों ने सीएसईबी जेई का एग्जाम दिया, एसएससी जेई का एग्जाम देते हैं, बट क्या उसमें आप सेलेक्ट हो पाते हैं, या अगर नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पाते, है ना। तो अगर कोई बोलना चाहता है हैंड रेस कर सकता है ना। ठीक है रणबीर, आप बोल सकते हैं। प्लीज रणबीर बताइए क्या रीजंस आपको लगता है जिसकी वजह से हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं या हमारा नंबर अच्छा नहीं आ पा रहा है, प्लीज। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग ऑल। सर, गुड इवनिंग। मतलब एक रीज़न तो ये है कि अ, मतलब कंसिस्टेंट फोकस जो है, मतलब वो कंसिस्टेंट नहीं है, और डेडिकेशन नहीं है कंसिस्टेंटली। जो सिर्फ एग्ज़ाम टाइम में जो दिखता है वो, मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम नहीं है आसपास तो वैसा हम्म, टाइप का दिखता नहीं सर। ठीक है, और कोई ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें, और कोई चीजें आप इसमें ऐड करना चाहोगे। सर थोड़ी और मतलब थोड़ा सा जैसे लेजीनेस, लापरवाही, ये सब भी होता है सर। लेकिन अगर अपन मोटा मोटी देखें तो सिलेक्शन ना होने का जो मेन रीजन होता है वो होता है हमारा लेस स्कोर। ठीक है, हाँ वो तो जितना है। स्कोर हमको चाहिए रहता है उतना स्कोर हमारा नहीं आ पाता, ये एक हो सकता है। अब ये लेस स्कोर होता क्यों है, तो जनरली हमने देखा है कि हमसे क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट हो जाते हैं, मतलब निगेटिव मार्किंग होती है। क्या होती है, निगेटिव मार्किंग के कारण हमको मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है, मार्क्स कम रहेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, निगेटिव मार्किंग के कारण क्या होता है, मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। क्लियर है। और क्या रीजन हो सकता है, बहुत से लोगों का रीजन रहा है यहाँ पे कि बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने के कारण, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट जो होते हैं ना एग्जाम में हमारे, वो बहुत कम होते हैं, है ना। अब इसका क्या रीजन हो सकता है, इसका रीजन हो सकता है पुअर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते एग्जाम में, ये मेन रीजन होता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सर एक्यूरेसी और स्पीड भी कम होता है। हाँ, वही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे तो स्पीड कम हो गई आपकी, है ना।
और एक्यूरेसी नहीं है तो निगेटिव मार्किंग हो जाएगा, है ना। तो इसको हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, लो एक्यूरेसी। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो एक्यूरेसी हमारी अच्छी नहीं होती है। क्लियर है। और क्या हो सकता है, एग्जाम में क्या होता है, कुछ यूनिक क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिक मतलब या ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। ट्रिकी और यूनिक जो पीवाईक्यू से हटके होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन तरह के क्वेश्चन से काफी अलग क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम बोल सकते हैं ट्रिकी क्वेश्चन, है ना। या बोल सकते हैं अपन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है ठीक है, तो ट्रिकी क्वेश्चंस हो गए या यूनिक क्वेश्चंस में लिख देता हूँ इसको। यूनिक क्वेश्चन जो आप पहली बार एग्जाम में पढ़ते हो, डायरेक्ट पहली बार आप एग्जाम में जिन क्वेश्चंस को देखते हो उनको मैं यूनिक क्वेश्चन बोल रहा हूँ। उसके पहले आप कभी सॉल्व नहीं किए रहते, ऐसे बहुत से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाते हैं जिनको मैं यूनिक क्वेश्चन के नाम से यहाँ पे एड्रेस कर रहा हूँ। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है, जो होता है आपका प्रेशर। एग्जाम में क्या होता है, हमारे पास एक टेंशन होता है दिमाग में कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ऐसा दिमाग में चलता रहता है, मैं कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाऊं, कम करूं, क्या करूं, थोड़ा सा इस तरह का। और जब क्वेश्चन में आते हैं और कोई क्वेश्चन लेंदी जाता है, थोड़ा ज्यादा सॉल्यूशन लगता है, तो वहां पे आपको होता है एग्जाम प्रेशर, है ना। उसी को बोलते हैं, किसी क्वेश्चन को देख रहे हो मगर दिमाग उस क्वेश्चन पे नहीं लग रहा है, दिमाग टाइम पे जा रहा है, हड़बड़ी हो रही है ना। तो वो होता है एग्जाम प्रेशर। तो एग्जाम प्रेशर को हैंडल ना कर पाना या पुअर हैंडलिंग ऑफ, पुअर प्रेशर मैनेजमेंट, पुअर प्रेशर मैनेजमेंट। ये कुकर का प्रेशर नहीं, एग्जाम का प्रेशर है, मैनेजमेंट। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि ये हो सकता है कि एग्जाम में अगर हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उसके रीजंस इस तरह से हो सकते हैं। तो आप लोग इसमें कोई और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहोगे? अंजलि आप कुछ बोलना चाह रही थी क्या उस टाइम? आप बोल सकते हैं। सर मैं यही बोल रही थी, एक्यूरेसी और जो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है वो। ठीक है, अभी मैंने जितने 6 पॉइंट बताए हैं, सब लोग एग्री करते हैं 6 पॉइंट? यहाँ से ही दिक्कत होती है हमारे किसी भी एग्जाम में, या कोई सर पॉइंट और ऐड ऑन करना चाहते हो? सर जैसे हम्म। मतलब सब्जेक्ट आ जाते हैं ना, टेक्निकल अलग आ जाता है, नॉन टेक अलग आ जाता है। हम्म। तो जैसे जीके वगैरह आ गया तो उसमें सर फिर उसमें दिक्कत होता है। मतलब एग्जाम के ड्यूरेशन में बात कर रहे हैं, अभी तो प्रिपरेशन पे हम नहीं आए हैं। अभी प्रिपरेशन के ठीक है सर, रीजंस ठीक अलग है। होंगे, उसको अलग से टेकल करेंगे। तो यहां तक क्लियर है सबको? वाई कमेंट देते चलेंगे सब। तो मैंने क्या बताया कि हम सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाते, इसका मेन रीजन है यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ कि आपका जो स्कोर होता है वो क्या रहता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग कर लेते हैं आप, एक्यूरेसी कम होती है, मतलब जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं गलत कर लेते हैं, आपको लगता है कि आप सही बना रहे हो बट एक्चुअल में वो गलत होता है। लेस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कम अटेम्प्ट करते हो, जो कि पुअर टाइम मैनेजमेंट की वजह से होता है। आफ्टर दैट कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होके कुछ अलग ही पूछ देता है, कुछ अलग ही वर्डिंग्स में होता है, जैसे मेरे टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को उस एग्जाम प्रेशर में हैंडल कर पाना या उसको सॉल्व कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें गलतियां ज्यादा होती हैं। फिर ये हो गया पुअर प्रेशर हैंडलिंग, है ना, या पुअर प्रेशर मैनेजमेंट। प्रेशर जो होता है एग्जाम में उसका मैनेजमेंट हम ठीक से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ मिस्टेक्स होती हैं। जैसे क्वेश्चन रीडिंग में मिस्टेक करोगे आप, किस तरह का मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन रीडिंग में? क्वेश्चन को ठीक तरह से पढ़ते नहीं हम लोग दिमाग में जो बैठा हुआ है वही मान लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में कुछ अलग लिखा रहता है। जैसे क्वेश्चन के अंदर नॉट वर्ड यूज किया रहता है, देखे होंगे आप लोग, नॉट वर्ड का यूज करता जी है, सर। तो वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, वो कई बार हम लोग स्किप कर जाते हैं। इस तरह से कई बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा और हमको समझ में कुछ नहीं आता, हम सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, तो हम कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाते, क्वेश्चन रीड करके उसको समझ नहीं पाते। कॉम्प्रीहेंड करना, ये क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वहां पे क्या होता है, काफी ज्यादा एग्जाम का प्रेशर होता है, उस प्रेशर में हमारा दिमाग काम नहीं कर पाता, और इस चीज की प्रैक्टिस हम लोग नहीं करते जब हम प्रिपरेशन करते हैं तब। ठीक है, तो कुछ
यहाँ तक सबको बढ़िया से क्लियर हो गया जो मैंने बताया? यही कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से आप सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आपका स्कोर कम आ रहा है। तो इसके बाद प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? कैसे एक एस्पिरेंट है जिसको पढ़ना चाहिए, या किस तरीके से वो सिलेक्शन को हासिल कर सकता है या सेलेक्ट हो सकता है, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन के टाइम पे हमको क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक एस्पिरेंट है वो प्रॉपरली प्रिपेयर्ड है, तो उसने एक साल की जो मेहनत है वो किस तरह से करी होगी, किन पॉइंट्स पे उसने काम किया होगा डेली बेसिस पे, तो उनको मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको। तो जितने भी सिलेबस है, पूरा सिलेबस उसने कंप्लीट किया हो, है ना। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। हर टॉपिक का जो डिफरेंट कंसेप्ट्स है उसमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी मतलब समझ रहे हैं आप लोग? बताइए क्या समझते हैं इससे? क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। प्लीज बताइए, आप लोग ट्राई करिए बताने का। Proper knowledge of the points or topics. नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, बढ़िया बात समझ है। होनी चाहिए सर, समझ उसकी पूरी गहराई से। अंडरस्टैंड कर पाना चाहिए, है ना। और मतलब एग्जाम के रिलेवेंस से बताइए। क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट रहेगा तो फायदा क्या होगा? तो सर कितना भी घुमाए तो बन जाएगा सर वो क्वेश्चन। हाँ सर, वही वही है वो। अगर लॉजिक जी सर, और राउंड करके पूछते हैं सर एग्जाम में, वो चीज समझ आ जाएगा, क्लियरिटी रहेगा तो कॉन्सेप्ट का। जैसे एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तीन दोस्त थे, मेरी बात समझना आप लोग, ठीक है। या एक टीचर है, टीचर और स्टूडेंट का ही बता देता हूँ। एक टीचर है, वो एक क्लास को पढ़ाता है, एक क्लास को पढ़ा रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ऐसे एक क्लास है जिसमें खूब सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्लास है। मान लो तीन नहीं, ज्यादा है, ज्यादा बच्चे हैं इसमें, ठीक है। तो एक टीचर ने बताया, ठीक है, और इतने सारे जो बच्चे बैठे हैं सबने उसको सुना, समझा, ठीक है, कंसेप्ट को सीख लिया। बात समझ आ रही है? मगर यहाँ पे क्या होता है कि अगर टीचर ने 100% डिलीवरी करी है, 100% किसी चीज को सिखाया है, तो यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं कि मान लो ए स्टूडेंट, बी स्टूडेंट, सी स्टूडेंट और डी स्टूडेंट, चार है मान लो। तो हो सकता है कि ए स्टूडेंट को जो नॉलेज मिले वो कितनी मिले, 75%। मतलब पूरा पूरा ना सीख पाना, कम सीखता है वो। बी स्टूडेंट को कितना मिल पाता है, मान लो 50%। समझ रहे हो कैसे मैं बोल रहा हूँ? सी और डी को कितना मिल पाता है, मान लो इन दोनों को 90% मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए वो कब मिलेगी, जब पूरा 100% जाएगा। जब पूरा 100% चारों स्टूडेंट को मिलेगा तब उनकी क्लैरिटी बिल्ड होगी, है ना। कहीं पे अगर सिंपल सी कोई चीज बताई जा रही है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करा दिए गए, अब वो सारा कुछ आपसे बन जा रहा है, मगर कंसेप्ट की क्लैरिटी आपकी बन नहीं पाई क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं मिला। अगर उसी में थोड़ा घुमा के पूछ दिया जाए तो शायद आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो एक चीज ये होती है कि पूरा 100% मिलना। दूसरा होता है ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। मान लो टीचर ने जो पढ़ाया है वो सही भी है कि नहीं, है ना। टीचर जो पढ़ा रहा है उसको तो हम सही मान लेते हैं आंख मूंद के, तो वैसा नहीं। आप उसमें अपना लॉजिक लगाइए, है ना। आप खुद से उसको लॉजिकली देखिए कि वो जो टीचर बता रहे हैं वो आपके जो प्रीवियस कंसेप्ट्स हैं, जो भी आपके पास प्रीवियस नोन कंसेप्ट्स हैं, उनसे मैच करता है कि नहीं, या उनको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कई स्टूडेंट का जो कंसेप्ट रहता है पहले किसी दूसरे टीचर से पढ़े थे, है ना, या किसी बुक से पढ़ लिया था, या जैसा भी उन्होंने पढ़ा था, सेल्फ स्टडी किया था। तो होता यह है कि पुराना कुछ एग्जिस्टिंग नॉलेज जो होता है दिमाग में वो शायद गलत होता है, और जब टीचर पढ़ाता है तो वो मिसमैच होता है ना। कई लोग का होता ही नहीं है, वो भूल चुके होते हैं पुराना। तो वो सारी चीजें आपको देखनी समझनी पड़ेंगी कि जो टीचर 100% देने की कोशिश कर रहा है
क्या वो पूरा का पूरा 100% आपको मिला या नहीं मिला? ठीक है, तो ये टोटली जो काम है ये लाइव क्लास में पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब टीचर आपसे क्वेश्चन करता है, जैसे कोई भी क्लास है, वो क्लास कैसे होती है, जैसे लाइव क्लास या ऑफलाइन क्लास कैसे होती है, टीचर क्या करता है, पढ़ाता है आपको, ठीक है, और फिर क्या करेगा, पढ़ाने के बाद बीच बीच में क्वेश्चन करता है। क्या करता है? क्वेश्चन। तो आप ध्यान देना, बहुत से लोग आंसर नहीं करते। जैसे Q&A सेशन होगा, जैसे अभी मैंने पूछा, तो बहुत से लोग चुप थे, आंसर नहीं किए। उसका रीजन ये है क्योंकि पूरी पूरी 100% बात जो आपको गई है कि नहीं, वो टीचर को तो पता चल ही नहीं पाई। फीडबैक नहीं मिल पाया ना टीचर को। सबका फीडबैक मिल पाया क्या? नहीं। एक जनरल फीडबैक मिल जाता है क्लास में। तो उसकी वजह से क्या होता है, टीचर खुद ये पता नहीं कर पाता कि जो उसने 100% दिया वो सब 100% सबको मिला या नहीं मिला। क्योंकि जब तक ये स्टूडेंट बोलेगा नहीं, जब तक आउटपुट देगा नहीं, तब तक कैसे टीचर को पता चलेगा? सेम लाइव क्लास के लिए भी होता है। कमेंट करवाते हैं, कमेंट नहीं करते। बोलने के लिए बोला जाता है तो बोलते नहीं, झिझक रहती है एक अंदर में, है ना। तो वो झिझक के कारण प्रॉपर फीडबैक टीचर को नहीं मिल पाता, तो टीचर ये इंश्योर नहीं कर पाता कि 100% डिलीवर हुआ कि नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है पूरा एक तरह से, इसको समझना है आपको, है ना। ये चीज है, ये होती है क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स। मतलब आपकी जो डिलीवरी है टीचर की जो दी उसने, वो पूरा का पूरा मिला कि नहीं मिला, है ना। अगर पूरा मिला तब वो आपको क्लैरिटी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है, बढ़िया से वाई कमेंट देते चलेंगे, तो मुझे भी फीडबैक मिलेगा कि हाँ मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जिसके लिए वेबिनार आज मैंने रखा है संडे के दिन पे, तो वो चीजें आपको प्रॉपर 100% डिलीवर हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, लास्ट में करूंगा, तो आप लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे कि क्वेश्चन आएंगे आपके पास। दूसरा दूसरा क्या स्पेशल इसमें पॉइंट होता है कि आपने कंसेप्ट तो मान लो सीख लिया, क्लैरिटी भी आपकी कंसेप्ट की आ गई, ठीक है, बट उस कंसेप्ट का एप्लीकेशन किसी गिवन प्रॉब्लम पे, तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ concepts in given problem। अगर कोई प्रॉब्लम दे दिया गया उस कंसेप्ट के ऊपर, आपको किसी ने कोई प्रॉब्लम दे दिया है, तो उस प्रॉब्लम को क्या आप, है ना, सॉल्व कर पा रहे हो, कैसे सॉल्व कर पा रहे हो, उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हो। लाइक उस कंसेप्ट में क्या है, कोई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी है, या हो सकता है उसमें कोई फॉर्मूला हो, ठीक है, या फिर उसमें कोई वैल्यू हो जो यूज में आती हो, है ना, या कोई प्रोसेस हो। तो क्या इन सब को यूज करके इन सब को अप्लाई कर पा रहे हो किसी गिवन प्रॉब्लम में? प्रॉब्लम को पढ़ करके, कॉम्प्रीहेंड करके, समझ करके इन सब चीजों को, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के इन सब चीजों को आप अप्लाई कर पा रहे हो क्या? तो अगर ऐसा कर पा रहे हो तब वो एप्लीकेशन आपका प्रॉपर है। तो मैं अभी जो डिस्कस कर रहा हूँ, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आप लोग स्किप कर जाओ, है ना। तो मैंने बताया था कि अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर हो रहे हो किसी एग्जाम के लिए, तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में हर टॉपिक के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन रिलेटेड है, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स नहीं कहना चाहिए, मतलब एक एबिलिटी, है ना, एबिलिटी आपके अंदर डेवलप हो जाए कि क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट मिल जाए आपको, है ना। सेकेंडली क्या हो जाए, आपको आप अप्लाई कर पाओ कंसेप्ट्स को। तीसरा इसमें पॉइंट आ जाता है कि आप अगर एग्जाम में बैठे हो, ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा, जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा उसी समय क्विक एकदम सेकंड्स में आपको रिकॉल हो जाए वो चीज, उसको बोलते हैं रिकॉलिंग। एग्जाम में जब आप बैठे हो और जैसे ही आपने क्वेश्चन को रीड किया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करते साथ आपको पता चल जाए वो किस टॉपिक से है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें उस क्वेश्चन में यूज हो सकती हैं वो सारा आपके माइंड में आ जाए। ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं रिकॉलिंग। तो ये अगर हो जा रहा है आपसे ड्यूरिंग द एग्जाम, मान लो किसी ऑफलाइन टेस्ट में बैठे हो, ऑनलाइन बैठे हो, और उस टाइम जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो चीजें, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है
उस टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स फॉर्मूला वगैरह सब आपको याद आ जा रहा है, तो क्या है, रिकॉलिंग आपका अच्छा है, इसकी एबिलिटी आप में डेवलप हो गई है। लेकिन कई बार होता है ना कि कई क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमको पल्ले ही नहीं पड़ता कि यार ये किस टॉपिक का है, इतना समय लग जाता होता है कि 5 मिनट बाद याद आता है। जब आप किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहते हो तो पुराने क्वेश्चन का डेटा याद आता है आपको, तब तक तो चिड़िया निकल चुकी होती है ना, मतलब आपने गोला कर दिया होता है कहीं पे। तो वो चीज रिकॉलिंग के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो होता है रिवीजन टेक्निक। रिवीजन टेक्निक, ठीक है। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि आप सिर्फ पढ़ते जाते हैं और भूलते जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना, आगे पाठ पीछे सपाट। तो जैसे जैसे आप पढ़ाई करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा इंसानी दिमाग क्या होता है, भूलता जाता है। उस चीज को मेंटेन रखने के लिए, याद रखने के लिए आप क्या करते हो, बार बार रिवीजन करते हैं, उसको बार बार पढ़ने का कोशिश करते हैं। मगर क्या उतना टाइम अवेलेबल होता है डेली बेसिस पे कि आप रिवीजन कर पाओ, चीजों को दोबारा से रिकॉल कर पाओ? क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ऐसा टाइम अवेलेबल होता है कि नहीं, बताओ। जनरली आगे जब हम पढ़ते जाते हैं तो इतना टाइम हमको नहीं मिलता है, जैसा कि आप अमित और ओम प्रकाश आप लोग बता रहे हो, नहीं मिल पाता है। तो रिवीजन कैसे करना है, आपके पास एक प्रॉपर रिवीजन की टेक्निक अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एक रिवीजन का आपके पास में मेथोडोलॉजी होना चाहिए कि आप कैसे रिवाइज करेंगे, या जहां भी कोचिंग आप पढ़ रहे हो या जहां पर भी आपको पढ़ाया जा रहा है, जहां पे आपने ज्वाइन किया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको एक टेक्निक आपके पास होनी चाहिए जो आपके लिए काम करे। ये टेक्निक सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है। आपके लिए जो वर्क करती है वो आपको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके ऊपर आपको काम करना है। डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। तो यहां तक सारी चीजें बता दिया, सबको प्रॉब्लम होती है रिवीजन में। पांचवा जो पॉइंट है इसमें, जो एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये होता है मेंटर सपोर्ट। आपको एक मेंटर का सपोर्ट हमेशा होना चाहिए। मेंटर सपोर्ट क्यों जरूरी होता है इस पे मैं बात करूंगा। होता है हमारे साथ, जैसे हम तैयारी कर रहे होते हैं, हमारी एज भी ज्यादा हो जाती है ना, फैमिली का प्रेशर या सोसाइटी का प्रेशर कहना चाहिए, आस पड़ोस को ज्यादा चिंता रहती है कि का करे थे तो लड़का, है ना, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ऐसा, या आपके बच्चे कौन सी जॉब में लग गए, पढ़ने के बाद अब क्या कर रहे हैं, किसका तैयारी कर रहे हैं, कब जॉब लगेगा। मतलब अलग तरह का वो प्रेशर क्रिएट करता है, उससे फ्रस्ट्रेशन आता है कि आपका अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 1-2 बार एग्जाम आप दे चुके हो, 1-1.5 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हो और आपका जॉब नहीं लगा है, तो एक प्रेशर सा क्रिएट होता है, एक फ्रस्ट्रेशन लगता है। उस समय आपको प्रॉपर एक मेंटर का सपोर्ट चाहिए होता है जो आपको मोटिवेट रखता है पढ़ने के लिए, है ना। क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें अलग अलग भावनाएं आती हैं, इमोशंस आते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रैक है वो इधर उधर चेंज होता है, मतलब हमारा डायरेक्शन बदल सकता है तैयारी करते टाइम। तो उसके लिए आपको एक मेंटर सपोर्ट, एक काउंसलर का सपोर्ट होना चाहिए जो आपके पर्टिकुलर प्रिपरेशन को समझे, आप क्या करना चाह रहे हो, आपके क्या गोल्स हैं, आपको क्या तकलीफ है, ये सब आप जिनसे शेयर कर पाओ, प्रॉपर काउंसलिंग करा पाओ। एक तरह का मेंटर, जैसे आपका कोई अच्छा दोस्त भी हो सकता है, ऐसे दोस्त नहीं जो आपके पास उल्टा मतलब उल्टी मतलब कहना चाहिए, अपने सारे दुख दर्द एकदम दे दे, तो आपका टाइम भी पास हो जाएगा उसमें, वैसे नहीं। एक जैसे टीचर होता है, टीचर आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएगा कभी, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब अपने लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं बताएगा, लेकिन स्टूडेंट अपने लाइफ रिलेटेड पर्सनल प्रॉब्लम भी टीचर को बता सकता है, तो वो एक तरह का काउंसलिंग देते हैं टीचर। तो उस तरह का आपके पास एक मेंटर सपोर्ट होना चाहिए जिनसे आप बात कर सको, मोटिवेटेड रह सको, या कहीं पे कोई चीज नहीं समझ में आ रही है कि सर पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे रिवाइज करूं, किस तरह का रिवीजन टेक्निक मेरे लिए जरूरी है, किस तरह का सपोर्ट मुझे मिल सकता है, क्या मतलब किसी क्वेश्चन में, किसी टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, या एग्जाम में एकदम हड़बड़ा जाते हो, बना नहीं पाते, याद ही नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको
पर्टिकुलर चीज पे बताएंगे कैसे हैबिट डालना है, कैसे चीजों को करना है। तो ये सारा कुछ मेंटर सपोर्ट के अंदर आता है। छोटा सा वर्ड जरूर है बट एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फैक्टर हो जाता है हमारे एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रिकल का कंटेंट तो है ही, साथ में मेंटर का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने बताया कि कुछ ये 4-5 चीजें हैं, अगर ये आप अच्छे से फिगर आउट कर लेते हो और डेली बेसिस पे विथ कंसिस्टेंसी रेगुलर रहना है, आपको मिस नहीं करना है कोई भी चीज। जनरली क्या होता है कि जैसे लाइव क्लास आपने ज्वाइन किया हुआ, अभी काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, तो लाइव क्लास में अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, आप मिस कर देते हो, तो एक्चुअल में होता क्या है, रिकॉर्डेड और लाइव में अंतर ये है कि रिकॉर्डेड वाले में जो फोकस होगा और लाइव क्लास में जो फोकस होगा बहुत डिफरेंट होता है। लाइव क्लास में आपके पास मौका रहता है कि आप चीजों को इंटरेक्ट करके पूछ सकते हो, बोल सकते हो। जैसे अभी वेबिनार चल रहा है, ऐसी ही क्लासेस होती हैं, तो वहां पे आप डायरेक्टली चीजों को पूछ के बता सकते हो, है ना, क्लियर कर सकते हो इन बिटवीन द क्लास। और रिकॉर्डेड में क्या है, जो रिकॉर्डेड मटेरियल है वही कंज्यूम करना है, और टाइम भी ज्यादा दिखता है उसमें, लगता है 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, कोई कम्युनिकेशन या इंगेजमेंट नहीं हो पाता है। बट फिर भी अगर मिस हो गया है तो रिकॉर्डेड से तो किया ही जा सकता है, मगर 1-2 क्लास तक ये चलता है, मैनेज हो जाता है। ठीक है, बट इससे ज्यादा बढ़ने पे आप मैनेज नहीं कर पाते, फिर टॉपिक आपका स्किप होते जाता है। मतलब धीरे धीरे आपका जो पकड़ है सब्जेक्ट में वो छूटता जाता है। क्योंकि क्लास में अगर 2 घंटे भी अगर पढ़ाया जा रहा है तो लगभग बहुत मतलब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल होता है, टॉपिक रहता है, वो कवर होता रहता है, वो चीज आपकी छूटते जाती है। अब लाइव क्लास नहीं किया तो होमवर्क भी नहीं करोगे, होमवर्क नहीं किया तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं हुआ तो डाउट्स नहीं आएंगे, अब डाउट्स नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाई तो हुई नहीं, टीचर से फिर आपने बात भी नहीं करी उस टॉपिक के लिए, उसका रिवीजन टेक्निक नहीं समझा, उसमें कौन से चीजें इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो नहीं जाना आपने, कितने टाइप के पैटर्न बन सकते हैं, क्वेश्चन के भी पैटर्न होते हैं, वो भी आपने नहीं समझा। अब होता क्या है कि जब वीकली टेस्ट होता है, वीकली जो टेस्ट लिया जाता है, इस टेस्ट में आपके नंबर कम आते हैं या आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं। इस समय आपको लगता है फ्रस्ट्रेशन कि यार मैं क्लास भी ज्वाइन किया हूँ, कोचिंग भी कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी भी किया, ज्यादा पढ़ा भी, बट मेरा आया नहीं। तो आपने क्लास को मिस किया या आप रेगुलर नहीं रहे, उस वजह से दिक्कत हो रही है। और कुछ लोग का लेवल कम रहता है, टेस्ट का लेवल ज्यादा रहता है तो भी कम आता है नंबर, बट वो अच्छी बात है कि भाई आपने हफ्ते भर मेहनत किया, उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, तो आपने मेहनत तो करी, कुछ तो आपको इनपुट मिला। तो रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि रणबीर जो है स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सर रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, डेली क्लास करना है, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, डेली रिकॉलिंग करना है, डेली रिवीजन टेक्निक पे काम करना है, और मेंटर का सपोर्ट लेते जाना है, गाइडेंस लेते जाना है। मेंटर का सपोर्ट इसके लिए भी जरूरी होता है कि आपके अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट का कंफर्टेबल टाइमिंग अलग होता है ना, समझने का तरीका, सीखने का तरीका बहुत अलग होता है, लेवल अलग अलग होता है। तो आपके अनुसार एक वर्क प्लान बनाना, ठीक है, प्रॉपर एक वर्क प्लान बना के देना, या फिर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बताना, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ काम करना, ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें आपको बताएगा। आपका जो वीक पॉइंट है, जहां पे आप कमजोर हो रहे हो, शायद आप उसको नहीं पहचान पाते, बट अगर मेंटर से आप प्रॉपर काउंसलिंग ले रहे हो तो आपका जो वीकनेस है इसको वो अच्छे से बता देगा, क्या वीक हो रहा है, कहाँ पे आप वीक पड़ रहे हो, है ना, क्यों आपको समझ नहीं आता कोई चीज, जैसे कोई टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे सर्कल डायग्राम इंडक्शन मोटर का जनरली समझ में नहीं आता लोगों को, तो सर्कल डायग्राम क्यों समझ में नहीं आ रहा है, मैंने लगभग 2 घंटे का क्लास लिया था, बहुत बढ़िया से बता दिया था सर्कल डायग्राम, सबको समझ में आया था। तो क्यों नहीं आता, उसके पीछे अगर टीचर मेहनत कर रहा है कि क्यों समझ में नहीं आता बच्चे को, तो जाहिर सी बात है अगर वो काउंसलिंग करेगा तो आपका भी समझ पाएगा कि आपको क्यों समझ नहीं आ रहा है कोई चीज। क्योंकि हमारे पास गैप बन जाते हैं, जैसे किसी को ए नहीं पता है और आप उसको बोलोगे चलो नाम राम लिख के दिखाओ, तो अगर ए नहीं पता है तो वो RAM नहीं लिख पाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो हमारे जो भी लर्निंग में ना गैप्स होते हैं, नॉलेज गैप्स होते हैं,
उसकी वजह से हम लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते। तो वो गैप को आइडेंटिफाई करना होता है टीचर को, और उस गैप को फिल करना पड़ता है नॉलेज प्रोवाइड करके, सिखा करके, तब जा करके कहीं उसको चीजें समझ में आ पाती है, और वो जो एस्पिरेंट है वो अपना लर्निंग को इंक्रीज कर पाता है, लर्निंग को सेटिस्फाई कर पाता है। तो ये मेंटर सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर गाइडेंस इसके लिए रिक्वायर्ड होता है। फिर वैसे ही रिवीजन टेक्निक्स के बारे में बता चुका हूँ। तो मोटा मोटी जो भी अभी तक हुआ है, जो ऑब्जेक्टिव था पहला, कि हम लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं एग्जाम में, इतने सारे एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट हम सेलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो कुछ रीजंस मैंने यहाँ पे लिस्ट किए थे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि क्या एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कब आप मानोगे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है? जब आपके पास ये 4-5 कैपेबिलिटी हो, जैसे क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट हो, इसको बढ़िया से हमने देख लिया, एप्लीकेशन कर पाओ, कंसेप्ट को अप्लाई कर पाओ किसी गिवन प्रॉब्लम में। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन जब पढ़ रहे हो तो तुरंत उसी सेकंड में आपको याद आ जाए कि उससे रिलेटेड फॉर्मूला टॉपिक क्या था, तो वो रिकॉलिंग अच्छी हो जाए। अब होता है आगे पढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, तो रिवीजन टेक्निक प्रॉपर हमको होनी चाहिए कि किस तरह की टॉपिक को कैसे याद रखना है, कैसे रिवाइज करना है डे बाय डे। तो ये सारा चीज आपके पास अगर है तो आप बढ़िया से कैपेबल हो जाते हो। उसके बाद लगता है मेंटर सपोर्ट। तो पढ़ाई के साथ साथ हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे इमोशंस हमारे ऊपर हावी होते हैं टाइम टू टाइम, है ना। हमारे अच्छे नंबर आने पे भी, कम नंबर आने पे भी, पड़ोसी ने कुछ बोल दिया या कहीं से लड़ाई हो गई, कुछ तो होता है, चलता रहता है लाइफ में ये सब चीजें, है ना। तो मेंटर का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे फ्रेंडली हो, आपको समझता हो, जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाओ, प्रॉपर उसकी बात आप मानो, तब ये काम करता है। उसके बाद आपके लिए वर्क प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, आपके वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उसको फुलफिल करना, ताकि आप एक कैपेबल कैंडिडेट बन सको एग्जाम के लिए। तो ये सारी चीजें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। मेनली प्रिपरेशन जब आपका बोलेंगे ना कि कंप्लीट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपके पास है, 4-5 चीजें, तो आप मान सकते हो कि हाँ, आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका जो चीज है वो सब बढ़िया से हो रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। इसमें अगर कोई आप लोग एड ऑन करना चाहते हो या कुछ क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है, तो 5-10 मिनट में Q&A कर लेता हूं आप लोगों के साथ, तो आप लोग को भी बोलने का मौका मिल जाएगा और कुछ नया इनपुट भी आ जाएगा, जो इस पीडीएफ में हम लोग मतलब इसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, यश देवांगन कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आपका हैंड रेज है। चलिए, तो जितनी चीजें मैं यहाँ पे बताया हूँ, इसमें किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है या आपके कोई डाउट्स हो, सो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है तो एन कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देन मैं आगे की चीज बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी पढ़ाई में। जैसे अनिल कुमार बंजारे का कमेंट आया है, सर सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कैसे करें? तो सिली मिस्टेक्स किस तरह की हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली जो सिली मिस्टेक्स होती हैं वो कहाँ पे होती हैं? देखो, सिली मिस्टेक्स बोल देने से मैं जो समझ पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं समझता हूँ कि सिली मिस्टेक क्या हो जाता है, एग्जाम के दौरान हमारे दिमाग में ना प्रेशर होता है। एक तो टाइम का प्रेशर होता है, टाइम कम रहता है ना। तो सबसे पहला सिली मिस्टेक होता है क्वेश्चन रीडिंग में, है ना। किस पे? क्वेश्चन को रीड करने में गलत रीड कर लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हो जाता है। तो अगर आपका सिली मिस्टेक हो रहा है क्वेश्चन को रीड करने में, पढ़ने में, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन को धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। मान लो पहले क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ दिए, फर्स्ट लाइन आपने पढ़ लिया, तो उसको पहले समझिए कि वो कहना क्या चाह रहा है। इंग्लिश में रहता है क्वेश्चन, आप पढ़ लिए, आप समझ गए ये उससे क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, उसको जानिए, उसको थोड़ा समय दीजिए, हड़बड़ी में मत पढ़िए, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर इंडक्शन मोटर का कोई क्वेश्चन है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, उस क्वेश्चन में अगर आपको दिया है स्टार्टिंग, क्या दिया है? स्टार्टिंग वर्ड दिया है कहीं पे, ठीक है, और स्लीप दिया है। क्या दिया है? स्टार्टिंग दिया है और स्लीप दिया है।
तो जनरली ऑप्शंस में हम लोग क्या ढूंढते हैं? स्टार्टिंग में क्या होता है हमारे पास? हमको पता होता है कि स्टार्टिंग में स्लिप का वैल्यू क्या होता है, बताओ। स्टार्टिंग कंडीशन पे 1 होता है, तो ऑप्शन में जनरली हम लोग क्या ढूंढते हैं? 1, और उसको फटाफट टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट तरीके से पूछा होता है, मतलब थोड़ा शब्दों को ना फेर बदल करके घुमा के पूछा होता है, तो उसका आंसर कुछ अलग आता है, 1 नहीं आता। बट ऑप्शन में 1 अवेलेबल रहता है और आप इसको लगा करके आगे बढ़ जाते हो। तो ये एक तरह का बाद में गलती होती है वो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और पूछा था, बट हमारा जो दिमाग है वो कैसे काम करता है, यार मैं तो इंडक्शन मोटर में ना स्टार्टिंग पढ़ा हूँ और स्लिप पढ़ा हूँ, जो कि 1 होता है। तो फटाफट आगे होड़ रहती है, दिमाग में हड़बड़ी रहती है कि निकलना है, क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ना है। तो थोड़ा प्रेशर बन जाता है एग्जाम रूम में, वहां पे इस तरह की गलतियां होती है। एक पहला बताया मैंने, क्वेश्चन रीडिंग में गलती होती है हमसे। दूसरा जो सिली मिस्टेक हो जाता है वो ये हो जाता है कि हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते, है ना। ऑप्शन की रीडिंग में गलतियां होती है हमसे, ऑप्शन को हम ठीक से नहीं पढ़ते, या फिर उसमें कुछ कुछ चीजें होती है। मैं एग्जांपल अभी दूंगा आपको। ऑप्शन रीडिंग, क्वेश्चन के जो चार आंसर ऑप्शन होते हैं उनमें से एक सही होता है। तो उसमें क्या होता है, कई बार जैसे करंट पूछा है आपको, क्या पूछा है? करंट, और करंट आ रहा है मान लो 3 एम्पियर। तो एग्जाम में ऑप्शन में क्या रहेगा? मान लो पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे दिया आपका 3, बट यहाँ पे ना यूनिट ओम कर देगा, या फिर क्या करेगा 0.3 लिख देगा, कंफ्यूज करने का कोशिश करता है, इसको भी ओम लिख देगा। फिर क्या करेगा 3.0 लिख देगा और एम्पियर करेगा, या फिर 3.0 वोल्ट कर देगा। तो जनरली हमारा आदत क्या रहता है, हम सिर्फ वैल्यू देखते हैं, जनरली यूनिट को हम लोग कम ध्यान देते हैं, तवज्जो कम देते हैं। एग्जाम में क्या करता है, इस तरीके से आपको मिस्टेक्स करा सकता है आपको, है ना। जैसे आपको आता है करंट वगैरह सब बढ़िया से निकाल दिया, बट यूनिट देखे बिना आपने पहले को अगर आंसर लगा दिया तो फंस जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, ठीक है। और ये जो है हम लोग ने वेबिनार जो आज कर रखा है यश देवांगन, मैं आपको कह रहा हूँ, आपका कमेंट में पढ़ा हूँ। तो ये जो वेबिनार है ना, ये इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। आप गलत जगह में जुड़ गए हैं, आप तो लेफ्ट कर जाइए बिल्कुल। इस तरह का इंफॉर्मेशन इस वेबिनार में हम लोग डिलीवर नहीं करेंगे। ये बहुत अलग वेबिनार है। आपको लगता है कि क्वालिटी है, आपको समझ में आ रही चीजें, तो आप रुको। इस तरह की बातें हम इस ग्रुप में अभी यहाँ पे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। कब आएगी, क्या होगी, अनसर्टेन चीजों पे बात करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये तय है कि आएगी वैकेंसीज, ठीक है। तो आप अपने आप को तैयार रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो? अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपने प्रिपरेशन जो कर रहे हो उसको अच्छा करना चाहते हो, तब ये वेबिनार आपके लिए है, अदरवाइज आप लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस तरह की बातें यहाँ पे नहीं होगी, है ना। रणबीर कह रहे हैं कि बिहेवियर जो होता है एग्जाम के दौरान, है ना, जैसे आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, वीकली टेस्ट जो हम लोग कराते हैं, तो वीकली टेस्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाती है हमसे एकदम, मतलब वो आता है आपको और उसकी मिस्टेक आप कर लेते हो। तो वो जो मिस्टेक्स है ना, वो मिस्टेक्स जो आपको हर टेस्ट में पता चलती जाती है, डे बाय डे। हर दिन मान लो आप 50 क्वेश्चन कर रहे हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक स्टॉप वॉच लेके बैठो। स्टॉप वॉच अगर आप लेके बैठते हो और जब आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चन को, तो आप 1 मिनट का टाइमर सेट करो, काउंट डाउन सेट करो, उसको सामने रखो, ठीक है। आपको दिखना चाहिए टाइम। तो टाइम को अगर आप देखोगे जो कि 1 मिनट से उल्टा गिनेगा, 1 मिनट से 60 से कहां तक आएगा, 0 तक आएगा। तो वो जो टाइमिंग है उसको आप देखते जाओ, और साथ में आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। तो क्या होगा, आपको एक प्रेशर मेंटेन होगा, प्रेशर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट होगा आपके पास। और 1 मिनट होते ही आप रुक जाओ, आगे सॉल्व मत करो, रुक जाओ और एनालाइज करो कि आपने क्यों नहीं सॉल्व कर पाया। अगर सॉल्व नहीं कर पाए, कर लिए तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए तो एनालिसिस करिए कि आप क्यों नहीं कर पाए, क्या चीज थी जो आपको रिकॉल नहीं हो पा रही थी, क्या चीज ऐसी थी, या लेंदी था क्वेश्चन तो बड़ा क्वेश्चन होने के कारण आप नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें होती है ना जो आपको एनालाइज करनी पड़ती है।
तो वो कुछ होता है, ये चीज आपको काफी इंप्रूव करेगा। तो हम बता रहे थे कि जो सिली मिस्टेक्स है एग्जाम में, पहला मैंने बताया क्वेश्चन रीडिंग में होता है, दूसरा ऑप्शन रीडिंग में होता है ना। इस तरीके से कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। और बताइए, और किसी तरह का सिली मिस्टेक होता है तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये तो हाल है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको इसका रेमेडी बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये करना है, कैसे आप एक बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर पाएंगे, है ना। बहुत सारा होता है सिली मिस्टेक, तो अभी तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, नहीं तो सिर्फ उसी के ऊपर हो जाएगा। तो आप ना अपनी प्रिपरेशन को एक वर्कशॉप की तरह लीजिए। वर्कशॉप में क्या होता है, देखो, कोई भी वर्कशॉप आपने अटेंड किया होगा या फिर एक्चुअल में जो होता है, क्या होता है वर्कशॉप में, बताओ। जनरली जो होते हैं ना वर्कशॉप जहाँ पे काम होता है, स्टील का वर्कशॉप हो गया, है ना, क्या होता है वहां पे? रिपेयर। है ना, जैसे अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, समझ रहे हो, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे हमारा? कोई भी प्रोडक्ट है, कैसे बनेगा? इसके लिए लगता है रॉ मटेरियल। क्या लगता है? रॉ मटेरियल। ठीक, रॉ मटेरियल के साथ क्या लगता है? प्रोसेस। क्या लगता है? रॉ मटेरियल को प्रोसेस करना रहता है। प्रोसेस करने के बाद डिजाइन होता है। डिजाइन में आपको प्रोडक्ट बनाना रहता है। डिजाइन स्पेसिफिकेशन वगैरह इसी में आ जाएंगे, डिजाइन वाले में। इसके बाद क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट बन जाता है उसका क्या करते हो? क्वालिटी एश्योरेंस। क्या करते हो? क्वालिटी एश्योरेंस करते हो। उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस करते हो, उसकी क्वालिटी को आप चेक करते हो, कुछ टेस्ट करते हो उसके ऊपर। ठीक है, और उसको सर्टिफाई कर देते हो। ठीक, अब आपका लास्ट में क्या बनता है? फिनिश्ड प्रोडक्ट, जिसको आप मार्केट में सेल करते हो। ठीक है, ये पूरा एक तरह से है ना। इसमें मैं बेचने का भी नहीं जोड़ रहा हूं, बस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो कि आपका जो प्रिपरेशन होना है, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल से आप समझना, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो जिस भी एग्जाम के लिए, तो उसमें जो स्किल्स चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास? कुछ स्किल्स चाहिए होती है ना, कुछ नॉलेज चाहिए होता है। वो नॉलेज, वो स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स वगैरह, ये सब आपके पास अगर है तो आपका प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब आप एक अच्छा प्रोडक्ट हो एग्जाम के लिए। एग्जाम में बैठे तो आप तुरंत आप निकाल लोगे। तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए रहता है? रॉ मटेरियल चाहिए रहता है स्टडी मटेरियल। क्या चाहिए रहता है आपको? स्टडी मटेरियल। तो ये जो स्टडी मटेरियल होता है ये तो सबके पास है, सभी को अवेलेबल है। सबसे पहली चीज तो स्टडी मटेरियल की हो गई। तो सबके पास क्या अवेलेबल होता है? स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या हो गई? प्रोसेस। प्रोसेस की कमी होती है। प्रोसेस में क्या होगा बताओ? प्रोसेस मतलब हाउ टू प्रिपेयर, या हाउ टू स्टडी, हाउ टू लर्न। ठीक है, कैसे किसी कंसेप्ट को सीखना है, हाउ टू प्रैक्टिस, हाउ टू रिवाइज। ठीक है, इन सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कंटेंट की बात नहीं है यहाँ पे, प्रोसेस की बात है। तो जैसा आपका एग्जाम हो रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपके पास में है या नहीं है। ठीक है, जो टॉपिक की डिमांड है, जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आपके पास प्रिपरेशन है कि नहीं, उसको आप बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो। ठीक है, किस किस एनवायरनमेंट में? एग्जाम वाले एनवायरनमेंट में। घर में चुपचाप से बैठ के बना रहे हो एक एक क्वेश्चन, वो नहीं, प्रॉपर टाइमिंग के साथ। देखो, 1 घंटे में एक क्वेश्चन बनाना है तो कोई भी बना लेगा। अगर मैं बोलूं कि 36 सेकंड आपको दूंगा मैं, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो मेरी क्लासेस की है उनको पता है ना, तो एक क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है 36 सेकंड में, तो वो एक चैलेंज हो जाता है, सब लोग नहीं कर पाते। तो ये इस टाइम में, इस टाइम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, ये चीज आपको कैसे करनी है, इसका ये जो एबिलिटी है वो कैसे आपको हासिल होगी, इस चीज को करने को प्रोसेस बोलेंगे। इस तरह का प्रोसेस आपको लगेगा। ठीक है, डिजाइन की बात है, शायद डिजाइन पहले आएगा, प्रोसेस से पहले आएगा। ठीक है, बट ठीक है, अभी मैंने नीचे लिख दिया है।
डिजाइन में बात आती है कि क्या स्किल सेट चाहिए आपको, है ना। स्किल सेट क्या होना चाहिए आपके पास, किस तरह का स्किल होना चाहिए, है ना। जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या मैथमेटिकल कैपेबिलिटी होनी चाहिए। किसी क्वेश्चन को, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको पढ़ करके वहां से क्वेश्चन में पूछा क्या है और दिया क्या है, इस चीज को फाइंड आउट करना, वो हो जाएगा आपका। जैसे रणबीर बता रहे हैं कि स्पीड और एक्यूरेसी होनी चाहिए, मतलब उस क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से समझ जाओ। कई लोग होते हैं ना कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं 1.5 मिनट 2 मिनट तो क्वेश्चन को पढ़ के समझने में लग जाता है, ऐसा होता है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, पढ़ के आप समझ रहे हो, ठीक है, तो उसमें टाइम कम लगे और आप सही तरीके से समझो, गलत ना समझ लो, है ना, सही समझो। तो वो एक्यूरेसी और स्पीड की बात है। जैसे अंजलि बता रही है कि टाइमर देखने से गलती होती है, तो टाइमर देखने से क्या होता है, आपका जो लगता है ना कि आपको फियर हो जाता है एक, कि यार मैं बना पाऊंगा कि नहीं, मेरे से बनेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, है ना, ये चीज आ जाती है। जबकि आपका ध्यान पूरा क्वेश्चन से हट के फालतू की चीजों में आ जाता है। आपको क्या करना है, जैसे बैलेंस तरीके से आप पढ़ते हो, अप्लाई करते हो, करना वैसी है, बस आपको दूसरा कोई चीज ध्यान नहीं देना है। अगर कोई क्वेश्चन को पढ़ रहे हो अंजलि, तो उसको पढ़ो, बाकी चीज को ध्यान मत दो, घड़ी तो चलने दो घड़ी को। आप अपने दिमाग पे ध्यान दो कि आपके दिमाग में याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो उस एग्जाम, उस क्लास के बाद या वो जो भी पढ़ रहे हो उसके बाद में आप उस चीज को एनालाइज करो कि क्यों याद नहीं आ रहा है, क्या मेरे पढ़ते टाइम मैंने कमी करी है, मेरे दिमाग में तुरंत से वो याद क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण है। उस चीज को, उस गैप को फाइंड करो, आइडेंटिफाई करो, फिर उसको फुलफिल करो। तो ये सब चीजें आती है, मतलब ये सब स्किल सेट चाहिए रहता है, वो डिजाइन में आ गया। अब सब कुछ हो गया तो इसके बाद होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस टेस्ट। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है या मॉक टेस्ट है, ये कहीं का भी नहीं लेना चाहिए आपको। कहीं का भी मतलब आपको ना एक, मतलब एक कोई भी टेस्ट सीरीज अगर कोई बनाता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे मान लो अभी एसएससी जेई का एग्जाम होगा, तो एसएससी जेई के एग्जाम के लिए बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगे मार्केट में, जिसका 100 रुपए में भी मिल जाएगा, 50 रुपए में भी मिल जाएगा, 200 में भी मिल जाएगा, 500 में भी मिल जाएगा, प्राइस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस टेस्ट को बनाया कैसे गया है, किस स्ट्रैटेजी के तहत उस टेस्ट को बनाया गया है, ये तो कोई बताता ही नहीं है। सिलेबस तो भाई सिलेबस तो वही रहेगा हमेशा, मगर टेस्ट लिया क्यों जाता है। आप लोग अगर इस बात को समझोगे, जानते होगे कि टेस्ट या एग्जाम क्यों लिया जाता है, कोई बताएगा क्या नीड है, इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेस्ट का काम होता है कि कैंडिडेट की एबिलिटीज को चेक करना। टेस्ट या टेस्ट सीरीज का ये काम नहीं होता, जैसे कई लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। बहुत से बच्चों से मैंने बात करी तो मुझे समझ आया, कई लोग तो टेस्ट सीरीज इसलिए खरीदते हैं कि इस टेस्ट का क्वेश्चन हमारे मेन एग्जाम में फंस जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो, लोग पढ़ते नहीं है इस एग्जाम के लिए, तैयारी नहीं करते, क्या करते हैं, टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो मेन एग्जाम में फंस जाएंगे इसलिए लेते हैं। मैक्सिमम का यही रहता है, मेन एग्जाम में इससे फंस सकता है इसलिए ले लेते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए लेते हैं कि उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए लेते हैं। बट कोई भी टेस्ट सीरीज किस तरह से बनाई गई है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। जैसे होता है ना कि टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट में आपके नंबर आ रहे हैं, रैंक आ रहा है 50 के अंदर, टॉप 50 में रैंक आ रहा है, या जो मार्क्स हैं आपके 80+ आ रहे हैं, तो क्या ये गारंटी देता है कि मेन एग्जाम में भी 80+ आएगा आपका, टॉप 50 में रहोगे? ऐसा गारंटी होगा क्या? ऐसा गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई क्लेम कर रहा है तो गलत है। क्यों? क्योंकि मेन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो तो पता नहीं है ना क्या आएंगे, और उन क्वेश्चन पे आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे ये तो पता ही नहीं है। तो जो टेस्ट सीरीज बनाने वाला है, जो देने वाला है, उसका एक प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि वो किस स्ट्रैटेजी से काम कर रहा है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर हम लोग टेस्ट सीरीज बनाते हैं तो हम क्या ध्यान देते हैं कि एग्जाम में किस तरह का कंटेंट पूछा जा रहा है। पीवाईक्यू को पढ़ते हैं हम लोग, है ना। पीवाईक्यू में जिस तरह का कंसेप्ट पूछा जा रहा है, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर पीवाईक्यू, कुछ पीवाईक्यू भी ले लेते हैं एज इट इज,
और उसी से रिलेटेड कुछ यूनिक क्वेश्चंस बनाते हैं। तो यूनिक क्वेश्चन से क्या होता है, देखो पीवाईक्यू आएगा तो डायरेक्ट आप बना ही लोगे, सब बना लेंगे, मगर उसी पीवाईक्यू से घुमा फिरा के कुछ पूछ दिया, यूनिक बना दिया, ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन अगर दे दिया तो फिर वो कैसे बनेगा, उस तरह का एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करने के लिए टेस्ट सीरीज बनाई जाती है। साथ में क्या होता है, टेस्ट सीरीज का एनालिसिस। अगर आप कोई भी टेस्ट दे रहे हो तो आपको यह देखना है कि उसका वेटेज क्या रहा है, टेस्ट सीरीज का वेटेज क्या है। वेटेज मतलब हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं कि नहीं उसमें। मैं जानता हूं कि मेन एग्जाम में वेटेज प्रॉपर नहीं रहता, बट टेस्ट सीरीज तो आप प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो ना, तो प्रैक्टिस जब करोगे तो सभी टॉपिक की प्रैक्टिस करना चाहोगे। तो जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें प्रॉपर वेटेज है कि नहीं, और जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो एक्यूरेट है कि नहीं क्वेश्चन और उनके आंसर्स। एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टेस्ट जो होता है आपका बहुत क्रूशियल चीज होता है, आपको मतलब एक तरह से क्वालिटी एश्योरेंस देता है कि आपकी जो प्रिपरेशन हुई है वो अप टू द मार्क है कि नहीं। ये चीज को चेक करने का काम टेस्ट करता है, असेसमेंट करता है। तो ये होने के बाद आपका जो टेस्ट का एनालिसिस है वो आपका मेंटर जो है आपसे देखेगा, आपके सब चीजों को पढ़ेगा, समझेगा, और वो एक चीज आपको बताएगा कि भाई आप कहाँ पे वीक हो रहे हो। आप खुद उतना काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ पढ़ने का काम कर सकते हो, जो आपको बताया गया उसको फॉलो करने का काम कर सकते हो। बाकी जितनी भी चीजें होती है, एक स्ट्रेटेजी बनाना, टेस्ट के बाद एनालाइज करना टेस्ट को, आपके वीक पॉइंट्स को पकड़ना, फिर आपसे बात करके समझना कि आपका दिक्कत कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत लेंदी काम होता है, 1 to 1 होता है ये सब काम। तो ये सारा चीज करना पड़ता है, तब जा करके कहीं कोई रिजल्ट आ पाता है। जैसे हाल ही में हमारा एक पीजीसीआईएल का एक रिजल्ट आया है, तो उसमें सिलेक्शन मिला है ना। और इसके पहले जो एसएससी जेई हुई थी 2021 के आसपास, तो वहां पे भी हमको एक सिलेक्शन मिला था, और उसके पहले भी कुछ सिलेक्शन मिल चुके हैं, और नॉर्मल दूसरे स्टेट लेवल के एग्जाम में भी मिला है। तो जिनका सिलेक्शन आता है ना, उनमें जो क्वालिटीज होती है वो मैं शेयर करता हूँ। वो ना हर क्लास में रेगुलर रहते हैं। सबसे पहला जो है रेगुलरिटी, चाहे उनको वो चीज आती हो, क्लास में जो पढ़ा रहे हैं वो आता हो या ना आता हो, वो रेगुलर रहते ही रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब वो अगर रेगुलर है तो टीचर के साथ उसका रिदम बैठ जाता है, रिदम में आ जाता है टीचर और स्टूडेंट। तो फिर वो प्रॉपर उनकी तैयारी होने लगती है, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, डाउट्स को क्लियर करते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस होती रहती हैं, तो रिदम में आ जाते हैं। तो यही 2 फैक्टर था जिसकी वजह से, बाकी सारी चीजें तो मिलती ही मिलती हैं, बस ये 2 चीज होता है, टीचर के साथ रिदम में आना, मतलब ट्यूनिंग बैठ जाना प्रॉपर, और रेगुलरिटी। अगर कोई पार्टी भी है तो पार्टी का खाना मिस करके आप क्लास कर रहे हो, फिर लेट से जा रहे हो पार्टी, ठीक है। मतलब करो सब चीज मगर क्लास को अवॉइड मत करो, ठीक है। तो रेगुलर क्लास, रेगुलर रहना क्लासेस में, टेस्ट में रेगुलर रहना, होमवर्क वगैरह रेगुलर रहना, ठीक है। और ट्यूनिंग, टीचर के साथ जो भी बातचीत करना है आपको आफ्टर क्लास, तो वो प्रॉपर होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसको टीचर से शेयर करो, गाइडेंस लो। ये सारा चीज आपको 1 साल तक करना पड़ेगा। और एग्जाम का नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। जैसे अभी अभी इसी में पूछ रहे थे कई लोग, एक ने पूछा था तो मैं थोड़ा सा बोल दिया हार्ड में कि भाई ये सब के लिए नहीं है वेबिनार। मैं बता देता हूँ, बहुत से लोगों को क्या रहता है ना कि वो प्रिपरेशन कब स्टार्ट करते हैं, बताओ प्रिपरेशन कब शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं, आप लोग भी किए होंगे, जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, मतलब प्रिपरेशन तो नाम के लिए शुरू कर दिए रहते हैं, बट वो ना सीरियस नहीं रहते। सीरियस कब होते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है। या कई लोग तो नोटिफिकेशन में भी सीरियस नहीं होते हैं क्या, कब सीरियस होते हैं, जब एडमिट कार्ड आता है। कई लोग तो एडमिट कार्ड के आने पे सीरियस होते हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे बहुत से मतलब हम लोग मिस्टेक करते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं है, अभी एसएससी जेई का आया रिसेंट में, तो अगर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है तो भी अगर हम उसी तरीके से पढ़ रहे हैं जिस तरीके से एडमिट कार्ड आने के बाद पढ़ते हैं, जो प्रेशर हमारे दिमाग में होता है ना कि एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड का प्रेशर जब आ जाता है, उस टाइम पे जो एनवायरनमेंट बनता है और जो फोकस बनता है पढ़ाई में, अगर उसी फोकस से उसी टाइम को अगर हम एज्यूम करते हुए 1 साल तक पढ़ लें, तो कोई भी एग्जाम आएगा आप निकाल लोगे, ये तय है।
सीरियसनेस के साथ पढ़ना है, टेस्ट देना है सीरियस होके देना है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो स्टॉप वॉच लगा के प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, अगर आप लेते हो आज से, अगर आपका सपना है कि गवर्नमेंट जॉब मुझे चाहिए, जूनियर इंजीनियर बनना ही है, तो आप इस तरीके से काम करो कि आप डेली बेसिस पे काम करो, हर चीज को समझो। जैसे एसएससी जेई में नॉन टेक भी आता है, सीएसईबी जेई में भी नॉन टेक आता है, तो नॉन टेक को भी पढ़ना है ना। उसके लिए भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लानिंग करो, धीरे धीरे रोज करते जाओ, तो एक दिन आएगा जिस दिन आपकी तैयारी बहुत पीक में होगी, एकदम बढ़िया तरीके से। फिर कोई भी नोटिफिकेशन आए, कभी भी एग्जाम ले लो, आपको जाके बैठना भर तो है ना। पढ़ चुके हैं, सब चीज जानते हैं, रिवीजन में है, बढ़िया प्रिपरेशन है, सीधा जाके बैठना है एग्जाम में और निकालना है उसको। हमको एग्जाम के हिसाब से तैयारी नहीं करना है, हमको तैयारी करते रहना है, जो भी एग्जाम आए बस उसमें जाके बैठना है। कोई ना कोई एग्जाम में सिलेक्शन आपका पक्का मिलेगा, क्योंकि वो व्यर्थ नहीं जाता, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं गया है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आज हमने वेबिनार में करी है, और Q&A सेशन भी मैं लूंगा, है ना। तो उसके पहले मैं मनीष सर जुड़े थे क्या अपने साथ? हाँ, मनीष सर सुन पा रहे हैं क्या? मनीष सर? हाँ सर। हाँ, मनीष सर को मैं वेलकम करूंगा, है ना। मनीष सर, थोड़ा बच्चों को आप भी 2 शब्द बोल दें। बाकी मैंने जो भी चीजें थी एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड मैंने बताई है, आप भी कुछ ऐड ऑन करके या जो भी है आप बता सकते हैं। ठीक है, सब बच्चे लोग एक बार सर के लिए ग्रीटिंग्स लिख देंगे कमेंट में, या वाई कमेंट कर देंगे। गुड इवनिंग सभी को। मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितने बच्चे हैं वो ईमानदारी से मेहनत करें और अच्छे से पढ़ें, और जो जो यहाँ पर जो चीज़ें बोला जा रहा है, जैसे आज मैंने बोला था असाइनमेंट के लिए, तो वो 2 ही स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजा है, बाकी स्टूडेंट असाइनमेंट नहीं भेजे हैं और नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं, है ना। ये सब चीज़ें आपको देखिए, लॉन्ग टर्म जब भी आप चीज़ें करेंगे तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें, हर जैसे आपको मान लो एक सीढ़ी ही चढ़ना है, तो एक दूसरे मंजिल में जाना है पहले मंजिल से, तो एक एक सीढ़ी, एक एक जो स्टेप है वो इम्पोर्टेंट होता है। आप सोचेंगे कि एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा, तो नहीं होता सर, है ना। तो एक एक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे हम जो रोज करते हैं, हम रोज जो काम करते हैं, वो सभी चीज रिफ्लेक्ट करता है हमारे रिजल्ट पे। और एक छोटे छोटे नंबर से जो कुछ लोग रह जाते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं जो आप डेली करते हैं, वही आपके आदत में बन जाता है, और काम नहीं करने का आदत बन जाता है, सीरियस नहीं होने का आदत बन जाता है। यही चीज़ें आपको लास्ट में लैग करवाती है बाकी लोगों से। तो ये स्ट्रेटेजी आप अपनाइए कि आप जो पर डे अपना जो टाइम टेबल है उसमें स्ट्रिक्ट रहें कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे नोट्स बनाना है, इतने घंटे रिविजन करना है। तो जो सब चीज़ें हैं, फार्मूला शीट्स बनाना है, जो जो चीज़ें बोला जा रहा है, होमवर्क वो करना है, तो ये चीज़ें आपको दूसरों से अलग करेंगी। और साथ में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप कंटिन्यूअस रहिए। जैसे मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, है ना, तो ये चीज़ें अच्छी बात नहीं है ना। अब जो नए बच्चे हैं उनको बोलूँगा कि जल्दी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत जल्दी निकल जा रहा है। देखिए 1 महीना निकल गया, हमारा जो सीएसईबी एग्जाम हुआ था उसका लगभग 1 महीना होने को है। तो ऐसे समय निकल जाता है, समय का आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम बड़े हो गए, कब इतना दिन हो गया, कब इतना साल निकल गया। तो ये समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, समय अपने रफ्तार से निकलेगा। बस उस समय को आपको यूटिलाइज करना है। और इस समय पे किसी का आरक्षण तो है नहीं, है ना, इसमें एसटी एससी ओबीसी नहीं चलता भगवान के इन चीज़ों में, या जो भी जिसको मानता है, इसमें 24 घंटा सभी के लिए है ना। तो इसमें कोई आरक्षण नहीं है सर समय के लिए, तो है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी सर बहुत सारी चीज़ों को बता दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। मेनली वही चीज़ें हैं, आपको बस उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। जो अब जो चीज़ें वीक है, जैसे अभी एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, सिलेबस एनालिसिस का वीडियो मैं अभी कुछ दिन में अपलोड करूंगा, या आप लोग सिलेबस पता भी होगा आपको सभी लोगों को। तो सिलेबस को पहले तो निकाल के रखिए और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दीजिए। एग्जाम तो अभी पहला वही है हमारे लिए, है ना। तो सभी स्टूडेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिपरेशन अभी जो स्टार्ट कर दिए हैं उसको कंटिन्यू रखें, और हमारे जो सब्जेक्ट्स जल्दी से कंप्लीट होते जाएंगे। और प्रतिदिन हमारी क्लासेस जो चली रही हैं 4 घंटे सुबह और शाम, है ना, तो ये टाइमिंग को लेकर कुछ इशूज़ था, उसको भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो 8 से रहेगा क्लासेस, है ना। जैसे
4 घंटा, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, ये सब चीज़ें रहेंगी ही। और किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। मनीष सर, एक बार मैं ये थोड़ा समझा देता हूँ प्रोसेस। एक जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत से लोग ज्वाइन किए हुए हैं मगर ये प्रोसेस शायद पता नहीं है। तो एक बार वेबिनार में है तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सब लोग आप एग्री हैं? सब लोग वाई कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं लेजर ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्डिंग वगैरह अटेंड करते हो, उसके बाद क्लास के बाद ये तो पहले तो क्लास में इंटरेक्ट करना है। जैसे मैंने अगर कुछ पूछा क्लास में, है ना, लाइव क्लास में, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है, बताना है, उसमें अनम्यूट करके बोलना है, झिझक वाली चीज को हटा देना है। गलत होगा सही होगा इन सब बातों से परे होकर के आपको आंसर करना है, इंटरेक्शन टीचर के साथ में रखना ही है, तभी आप कुछ सीख पाओगे। ठीक है, तो लाइव क्लास हो रही है, इंटरेक्टिव क्लास होती है हमारी, है ना, रिकॉर्डिंग्स मिलती है उसकी। तो अगर आप लाइव क्लास नहीं भी कर पाए तो रिकॉर्डिंग को भी पूरा देखना है, पूरा समय देना है। जैसे लाइव क्लास 2 घंटे का था तो रिकॉर्डिंग को भी 2 घंटे में ही देखना है आपको। ऐसा नहीं करना है कि बढ़ा के देख लिए, पीछे होके देख लिए, ये चीज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद क्लास के बाद हम होमवर्क देते हैं या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक तरह से सिलेक्शन होता है हमारा, हम उसको सेलेक्ट करके देते हैं आपको कि भाई ये वाला आपको बनाना है। और उसमें बनाने में अगर आपको कोई डाउट आता है, जैसे हमको पता है ना कि कुछ स्किल चाहिए, किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉट किया जाता है। अब वो प्रैक्टिस क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो हो सकता है कई लोगों से ना बने, डाउट्स हो, क्लास करने के बावजूद आपको डाउट्स हो सकते हैं। तो डाउट के केस में आप क्या करिए, क्लास को एक बार रिवाइज करिए, लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग में जाइए और देखिए कि उस टॉपिक को आपने सही से समझा है कि नहीं, उसको रिवाइज करिए खुद से पहले। फिर आप फिर से देखिए आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। और फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो जब क्लास होगी डाउट डिस्कशन की, तो वहां पे डिस्कस करिए, वहां पे पूछिए, वहां समझने का ट्राई करिए कि कौन सी चीज आपसे स्किप हो गई, क्या चीज आपसे नहीं हो पा रहा है। करेक्ट है। इसके बाद आता है एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स। एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स ये होता है कि जैसे मैं कराया भी हूं अभी कुछ क्लासेस नोडल और मैश के ऊपर, तो आपको कोई अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ गया, लेंदी क्वेश्चन आ गया, तो उसको कम समय में कैसे बनाना है, किस तरह का माइंडसेट रखना है क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम, कौन सी बातों पे हमको ज्यादा ध्यान देना है ना। इसी के लिए मैं और भी करा रहा हूँ, सॉल्यूशन वीडियोस भी बनवा रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्यूशन वीडियोस भी हमारे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, एक तरह की कड़ी बनेगी इसमें। जैसे मैं अगर कोई टॉपिक लिया थेवेनिन थ्योरम्स, ठीक है, तो थेवेनिन थ्योरम के अंदर जितने टाइप के पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे उसमें बोल दिया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का वैल्यू बताओ, तो वीटीएच आरटीएच निकालना पड़ेगा, तो वो एक पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न सिर्फ रेजिस्टेंस पूछ दिया, सिर्फ ओपन सर्किट वोल्टेज पूछ दिया, है ना। तो ऐसे डिफरेंट वैरायटी बन सकती है, पैटर्न्स बन सकते हैं क्वेश्चन के। तो वो पैटर्न्स के सॉल्यूशन वीडियो पर्टिकुलर हर टॉपिक के अवेलेबल होने चाहिए। तो मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ, उसके भी अपने टीम बनती जा रही है, ऐड करते जा रहे हैं हम डे बाय डे, है ना। तो वो जो भी लोग ऐड होंगे उनको भी बहुत सारी चीजें अलाइन करनी पड़ेगी, इसमें अलाइन करके मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के साथ। तो बहुत सारी चीजें होती है जो ध्यान में रख करके सॉल्यूशन वीडियो बनाया जाएगा, ताकि स्टूडेंट को प्रॉपर हेल्प मिल पाए। और 2 से 3 मिनट की वीडियो होगी हर क्वेश्चन के लिए, तो ये भी आपको अवेलेबल होगा। फिर आता है ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट। इतना करने के बाद अगर हम समझते हैं कि हाँ आपको सब चीज आ गई, तो एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे या ऑफलाइन टेस्ट लेंगे, और उसमें हम आपका चेक करेंगे कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे प्रॉपर कि कहाँ पे आपका गलत हो गया, कम क्यों आ रहा है ना। इसके ऊपर पूरा हमारा डिस्कशन होगा। फिर आपको खुद से फीडबैक लेना है, फीडबैक आपको खुद से लेना है अपने ऊपर कि भाई आपके नंबर कम क्यों आए। ये फीडबैक आपको पता होना चाहिए, वो हमसे लीजिए, पूछिए सर क्यों मेरे से कम आ रहा है, मेरे से बन क्यों नहीं पाता, एग्जाम में गलती क्यों हो जाती है मेरे से। ये सब चीजों को पूछने का काम किसका है, आपका है। आपको ये चीज पूछनी है, हमसे बात करना है। ठीक है, उसके बाद आपको करेक्शन देना है। करेक्शन मतलब जो गलती हो गई वो गलती ना हो, दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या हैबिट हमको डालनी है, ये सारी बातें काउंसलिंग में आपको बताई जाएंगी।
और उसके बाद फिर से प्रॉपर आपको क्लास करना है, पूरा प्रोसेस फिर से होगा। बाउंस बैक का मतलब जो आपकी कमी रह गई उसको पूरा करके आप पूरा 100% के साथ आप आगे आओ। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, अभी जो हमारा कोर्स हो रहा है, बाकी लोग पढ़ भी रहे हैं, कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, कुछ लोग हैं अभी इसमें, 14-15 लोग हैं हम लोग। तो अब वो जो तैयारी हो रही है उसको हम लोग को अच्छे से करना है। हमको ये नहीं है कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट बढ़ाना है, उसके ऊपर नहीं है। हमको 15 है तो 15 सबका 15 का सिलेक्शन चाहिए, एक भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखो कोचिंग्स होती हैं, उसमें बहुत तरह की कोचिंग होते हैं, पढ़ाने वाले बहुत से होते हैं, उसमें बच्चे भी बहुत पढ़ते हैं। तो सिर्फ पढ़ना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मेन गोल क्या है, सिलेक्शन होना। तो सिलेक्शन कैसे होगा, इन सब चीजों के साथ होगा, ठीक है, जेन्युइन तरीका है। तो अगर पढ़ करके सिलेक्शन चाहते हो तो ये सारा चीज, ये प्रोसेस पूरा आपको एक फॉलो करना होगा और इस तरीके से तैयारी करनी होगी, तब होगा। तो सिर्फ आप क्लास, कई लोग तो क्लास ही नहीं कर रहे हैं, अब क्लास ही नहीं किए तो आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं किए, ये भी कैंसिल हो गया। फिर डाउट तो आएगा ही नहीं, जब क्वेश्चन नहीं किए तो डाउट कैसे आएगा। डाउट वगैरह नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं किए, क्लास भी ठीक से नहीं किए, तो एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ ही नहीं पाओगे आप, है ना। अब ये भी नहीं हो पाया, फिर ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो आपसे बनेगा नहीं, आपसे गलतियां होगी। तो फिर मैं किस तरह का क्या एनालिसिस आपको देंगे हम लोग, क्या फीडबैक ले पाओगे आप, जब पढ़ के आप टेस्ट ही नहीं दे पाओगे तो इस तरह का फीडबैक आपको मिल ही नहीं पाएगा। किस तरह से आपको काउंसलिंग मिल पाएगी, नहीं हो पाएगा। तो सिर्फ अगर आप अच्छे से प्रॉपर डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रह के आप कर सकते हो, देन ये प्रॉफिटेबल है, आपको तभी ये चीज करनी चाहिए प्रॉपर, तब तैयारी करना चाहिए। उससे हमारा भी है, मतलब टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है सब लोगों से, ऑलरेडी ज्वाइंड है तो सब लोग प्रॉपर क्लास करिए। टाइम का कुछ इशू है तो बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्लास प्रॉपर करिए और ये सारा चीज हम लोग इस फ्लो में करते जाएंगे, ठीक है। तो अभी नेटवर्क थ्योरम हमने इवनिंग में स्टार्ट किया हुआ है, उसको कंटिन्यू करेंगे। बाकी चलो अभी देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोग के तो मैं ले लेता हूँ। 1 घंटा हमारा पूरा हो गया है, वैसे वेबिनार का टाइम अब एंड होने वाला है। तो फिर भी आप लोग के अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो या कुछ ऐड ऑन कराना चाहते होंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड भी हो रहा है ये सब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, तो वो ऐड इसमें हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा रिकॉर्डिंग में। तो अजीत जी आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो 1 बाय 1 हम सबसे पूछ लेंगे। अजीत जी बताइए, कुछ है जो बोलना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, या आज के वेबिनार का जो फीडबैक आप देना चाहो हमको, तो बिल्कुल आप दे सकते हो। अजीत बताएं। देखिए, मैं आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ कुछ चीज़ों पे। पहला तो आज का जो वेबिनार किया ये आपको कैसा लगा, इसमें जो पॉइंट्स मिले वो आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं। दूसरा, अगर कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो वो ऐड करा सकते हो, सभी से कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो तीन चीज़ों पे जल्दी जल्दी बोलते जाए, फिर एंड करेंगे आज का वेबिनार। बताइए अजीत। हाँ सर, आज का वेबिनार अच्छा था सर। हम्म। काफी कुछ क्लियर हो गया है। तो सर वो जो बताया था, रिकॉर्डेड लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देख लो, जो पूरा फुल लेंथ में, पूरा 2 घंटे का, तो हाँ, 2 घंटे का। 2 घंटा तो सर वो समय उसी दे दिन, करके देखना है। हम्म। हाँ सर, जैसे आप सुबह मनीष सर का रहता है डिजिटल का, उस समय हम अटेंड न कर पाए, तो अगर सर दोपहर तक अपलोड कर देंगे तो हम शाम तक देख लेंगे सर उसको, नहीं तो दूसरे दिन फिर वो लेफ्ट हो जाएगा हम लोग पे, और क्लास आगे बढ़ता रहेगा हम लोग, और फिर आगे बढ़ता रहेगा तो फिर अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो सर आगे चल के सिली मिस्टेक भी नहीं, होगा जो और क्लास है वहां ना, से समझ क्लास में। होने के जस्ट बाद रिकॉर्डेड आपका 1-2 घंटे में लाइव करा देंगे, ऐप में आ जाएगा वो, है ना। ये पूरा सुविधा हाँ देंगे, और अगर ऐप में नहीं आ पाया है तो लिंक रहेगा, उससे आप उसको देख हम सकते हो। दोनों ऑप्शन रहेगा, है ना, उसकी हाँ, दिक्कत वो नहीं सर है। ने अभी तक ऐप में नहीं आ रहा था ना सर, इसीलिए मैं बोलना पड़ेगा सर उसको। हाँ, आ जाएगा, वो करवा देंगे उसको। ठीक ठीक सर। तो अब ऐसा अपने को करना चाहिए वेबिनार डेली बेसिस पे, मतलब डेली नहीं, वीकली बेसिस पे कर लें। अजीत बताएं वीकली भी आप, ठीक रहेगा, वीकली है ना, होना चाहिए ठीक सर। रहेगा। संडे को ही ठीक है। करेंगे सर, संडे क्लासेस नहीं रहेगा। हाँ, संडे को फ्री भी रहते हैं सब चलो लोग, तो देख कर लेते हैं और सकते फिर हैं। इसको। हाँ। आ, ठीक है अजीत, थैंक यू। अमित आप बताएंगे, जल्दी जल्दी सबका नाम लेते जा रहा हूँ, बताते जाएं सब लोग, थोड़ा फीडबैक दे दीजिए मुझे भी, है ना। सर एक झिझक रहता है सर, मतलब पूछने में कुछ सिली मिस्टेक्स या डाउट रहता है,
या कोई सिंपल क्वेश्चन रहता है तो झिझक झिझक होना मतलब क्या, मतलब जैसे गलत हो गया क्लास में आप बोल दिए तो शर्म आता है क्या उससे, या क्या लगता है आपको, अच्छा नहीं लगता गलत हो जाता है तो? नहीं सर, जैसे कुछ सिंपल 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 टॉपिक रहता है बेसिक, जैसे कुछ समझ नहीं हाँ आता हाँ। तो पूछने में थोड़ा झिझक होता है कि पूछना चाहिए कि नहीं। नहीं, पूछना चाहिए आपको, है ना? ऐसा नहीं कि नहीं पूछना चाहिए। अब अगर मुझे नहीं बताना होगा तो मैं बोल दूंगा कि अमित इसको आप प्रीवियस क्लास से कवर कर लो, और लगेगा मेरे को कि बताना है, बता सकता हूँ उस समय, तो तुरंत बता भी दूंगा मैं। तो अमित, हाँ आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आपको पूछना है कि नहीं। आप पूछो, आप ज्वाइन किए हो, क्लास कर रहे हो, आपका हक है, आप पूछो, ठीक है? मगर बहुत सारी चीजें होती है ना, जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक आप सीखोगे कैसे? आपके सीखने के लिए तो क्लासेस है, नहीं तो रिकॉर्डेड ही दे दूंगा मैं तो सबको, पढ़ते रहो हाँ सब। क्लास क्यों हो रहा है? क्लास का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई आप जो चीज रिकॉर्डेड में नहीं कर पाते हो वो आप यहाँ पे कर पाओ अच्छे से, है ना? तो आप झिझक मत करो बिल्कुल। मैं समझता हूँ झिझक हो जाता है, या थोड़ा सा लगता है कि ये सर कुछ बता रहे हैं तो बीच में कैसे पूछ लूं। मगर अमित, आपको पूछना पड़ेगा, मेरे लिए अच्छा है वो। अगर आप बीच में पूछोगे तो मेरे से क्या है ना, जो चीजें हैं जो मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ बताते टाइम, उतना डिटेल में नहीं बता पा रहा हूँ उसको, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा, तो मेरा टीचिंग जो स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो मैं तो बिल्कुल वेलकम करूंगा कि आप पूछिए, जो भी है छोटा से छोटा चीज है उसको क्लियर करिए, क्योंकि जेई में छोटी छोटी चीजें ही पूछी जाएंगी आपको, बहुत बड़ा सवाल नहीं आएगा। कंसेप्ट की जी क्लैरिटी होनी चाहिए। जब तक आप नहीं पूछोगे तो क्लैरिटी कैसे मिलेगी बताओ? नहीं मिल सकती ना। और गलत होने की बात है, तो जब जब आप गलत होगे लाइव क्लास में, अगर आपने आंसर दिया कुछ बोला और आपका गलत हो गया आंसर क्लास के अंदर, तो उस चीज को आप एग्जाम में कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम में वो चीज आपको याद ही रहेगी, और आपको पता चल जाएगा अरे इस क्वेश्चन में तो मैं गलती किया था क्लास में, इस कंसेप्ट में तो मैं गलत आंसर दिया था, इसको सर ऐसे सुधार के बताए थे। ये चीज ना एग्जाम में याद आ जाती है, एग्जाम में फिर आपको सही बनता है। तो अपना मेन मोटो क्या है? एग्जाम में सही बनाना। एक्यूरेसी कहाँ अच्छी होनी चाहिए? एग्जाम में। प्रैक्टिस में गलतियां करो, मैं तो चाहता हूँ गलती, खूब सारा गलती करो आप प्रैक्टिस के दौरान, है ना? क्लास में गलतियां होनी चाहिए, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है यस। अमित, है ना? बाकी आपका फीडबैक कैसा लगा आपको वेबिनार? ठीक है, बोरिंग था, क्या था? एकदम जेन्युइन बता दो, है ना? मजा नहीं आया कि सर, नहीं? बहुत अच्छा, मतलब उसमें सीखने को मिला है हमें क्या क्या करना चाहिए हमें। ठीक है अमित, थैंक यू। अंजलि, आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर, बहुत वैल्यूएबल था आज का वेबिनार। और जी थैंक यू। बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, मतलब टाइम मैनेजमेंट और नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है, ये सब चीज़ें भी इक्वली सीखनी पड़ेंगी साथ में, पढ़ाई के साथ साथ। जी ठीक है अंजलि, थैंक जी यू। सर, थैंक यू। तो वही है कि मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा सिलेक्शन, पढ़ तो सभी लोग रहे हैं। आप अलग क्या कर रहे हो, एग्जाम के कितने करीब हो, है ना? मतलब एग्जाम को समझ करके आप कैसे कर रहे हो, अपनी गलतियां पहचान रहे हो कि नहीं, इन सब बातों पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि देखो हमारा मोटिवेशन क्या रहता है, क्लास कोई ज्वाइन करता है तो 2 दिन 3 दिन खूब पढ़ते हैं, फिर चौथे दिन से ना ढीले होने लगते हैं, वो सीरियसनेस खत्म हो जाता है। तो वो खत्म मत होने दो, उसको बरकरार रखो। आपको ना हर दिन ऐसे पढ़ना है कि कल आपका एग्जाम है। हर दिन आपका ऐसा जाना चाहिए कि आपको ये प्रेशर रहे कि यार मैं आज नहीं किया मेहनत तो कल मेरा एग्जाम होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको कल के डेट में एग्जाम है ऐसा समझ के आज पढ़ाई करनी है, समझ रहे हो ना? तो वो जो फोकस आएगा, जो जैसे एग्जाम रहता ना, जैसे अभी 3 मार्च को एग्जाम था, तो 1 2 3 या 1 हफ्ते पहले जो आपका फोकस होगा पढ़ाई का, या जो टाइम आप डिवोट किए होगे बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सीरियस होके पढ़े होगे। तो पूरे साल भर अगर आप ये चीज कर दोगे तो किसी भी एग्जाम में बैठोगे वो निकल जाएगा आपसे, दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कब होती है? जब समय कम होता है। जैसे अभी 1 महीने से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? अगर सीरियस होकर अगर नहीं पढ़ रहे हो तो अभी एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आया है, जो कि आया है क्या, जून में है उसका एग्जाम, 2 महीना बचा है। अब 2 महीने में प्रेशर बन गया ना। तो इसी चीज को ये समझो कि 1 साल तो मेरे को पूरा देना ही देना है, पढ़ना ही पढ़ना है। 1 साल में पूरा लगा के, मन लगा के, पूरा दम लगा के पढ़ता हूँ 1 साल। और 1 साल जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट होती जाएगी
तो उसके बीच में जो जो एग्जाम आएंगे मैं सबको देता जाऊंगा, मगर 1 साल तक मुझे बिल्कुल एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। ऐसे पढ़ना है, इतना सीरियसनेस, इतना फोकस के साथ पढ़ना है कि कल ही मेरा एग्जाम है। इस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए महेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगा, आपका जो फीडबैक है जल्दी से बता दें। ये सर बहुत अच्छा सेशन है आज का। और अगर हर बीच में ऐसा सेशन रहेगा तो उसे एक मोटिवेट बना रहता है कि हाँ हमको आगे करना है ऐसा करके। जी महेंद्र, ठीक है, और कोई सवाल है आपका, कुछ पूछना चाहोगे या सब क्लियर है? नहीं सर, सब क्लियर है। जैसे बताया सर, प्रैक्टिस करने की स्टॉप वॉच ही लेना है तो उसमें टाइम का मैनेजमेंट पता चलेगा। टाइम का प्रेशर, एग्जाम का जो प्रेशर है उसको पहले से अगर हम मतलब महसूस कर लेंगे तो एग्जाम टाइम में सर वो सब नहीं लगेगा टाइमिंग के लिए। एक हैबिट बन जाता है, बढ़िया से हो जाएगा। यस सर, हैबिट बनेगा जी। ठीक है महेंद्र, थैंक यू सो मच। उमेश, आप बताएंगे? उमेश। यस सर। सर ठीक है उमेश, नेटवर्क का इश्यू लग रहा है आपके साइड से। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा वेबिनार में कि थोड़ा सा ना अपना इंटरनेट वगैरह को बढ़िया से रखें, है ना? जैसे अभी हो रहा है दिक्कत, इस तरह का दिक्कत ना हो, है ना? चलिए ठीक है उमेश, आपका आवाज कट रहा है तो मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, लास्ट में लूंगा आपसे। आप अच्छे नेटवर्क में आ जाइए। ओम प्रकाश, आप बताएंगे? ओम प्रकाश। जी सर। ऐसा होना चाहिए। अच्छा रहा सर। और हमारे जो मिस्टेक हो रहे हैं उसको हमें रिव्यू कराएं तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ओम प्रकाश, बताइए। हाँ सर, वेबिनार तो अच्छा रहा सर। इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को मिला कि प्रिपेयर कैसा हमें रखना है, हमें प्रेशर को भी हैंडल करना है, क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, ऑप्शन को कैसे रीड करना है। और इस वेबिनार से ये भी लग रहा है और क्लासेस से भी लग रहा है कि इस क्लासेस से हमें कैसे दूसरों से अलग बनाता है ना? ये सब चीज़ सीखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी इफेक्टिव है हम लोग के लिए कि हमें कि दूसरों से कैसे बेहतर हो सके। ताकि तैयारी तो सब कर रहे हैं सर, आपने बताया, सभी लोग बता रहे हैं, तैयारी तो कर रहे हैं, ठीक है सर, लेकिन जो 100% जो अपना दे पा रहे हैं उसको कंटिन्यूटी रख पा रहे हैं जिससे हमें सिलेक्शन मिल सके, है ना? वैसा तैयारी रखना है तो अच्छा लगा। बस थोड़ा सा सर मेरा क्या डिले से मैंने क्लासेस अटेंड किया तो कुछ चीज़ मुझे अभी अब पढ़ना पड़ रहा है रिकॉर्डेड जो है, तो थोड़ा सा बर्डन है सर, जिससे मैं क्लास प्रैक्टिस जो हो रहा है कंटिन्यू जो चल रहा है लाइव क्लासेस, उसमें प्रैक्टिस में थोड़ा सा मैं पीछे हो जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बर्डन है बस। बाकी तो ठीक है, आ जाएगा धीरे से। 1 सप्ताह में मैं रिकेप कर लूँगा। हालांकि लाइव क्लास तो अटेंड कर ही रहा हूँ और पिछले जी क्लासेस भी जी देख रहा हूँ रिकॉर्डेड वाला, जी। तो मेरे भी हो जाएगा सर। 1 सप्ताह में मैं कर रिदम लूँगा। में आ जाओगे, मतलब कुछ दिन करते रहोगे तो एक रिदम बन जाएगा आपका, है ना? हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी सर, जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा ओम प्रकाश, थैंक यू सो मच। अगला हमारे पास पंकज वर्मा है क्या? पंकज। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिए। जी जी पंकज। और जो भी जानकारी आपने दी बहुत ही वेरी इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेटिव है। कहाँ कहाँ मिस्टेक होता है वो अच्छे से बताए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज चाहिए था सर, जो जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आया है एसएससी जेई का, तो मैं तो बहुत दिन से प्रिपरेशन कर ही रहा हूँ, आप जानते भी होंगे, जी जी आपका हाँ। स्टूडेंट भी रहा हूँ मैं। हाँ हाँ पंकज। जी, तो वही उसके लिए एक मेंटरशिप चाहिए सर। और जो एसएससी जेई के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज लेना था। ठीक है पंकज, हम लोग अभी एक आध 2 दिन में एसएससी जेई के ऊपर एक प्रॉपर वेबिनार करेंगे, 1.5-2 घंटे का, जिसमें हर चीज बताएंगे। और जी उसमें जी आपको सारा कुछ डिटेल जी मिल जाएगा, है ना? आप ग्रुप में जुड़े रहना, ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी है ना? 1 या 2 दिन में हम लोग एसएससी जेई स्पेसिफिक कर देंगे, जिसमें प्रॉपर हर चीज अवेलेबल जी कराएंगे। सर। ठीक है। जी ठीक है। जी जी, ओके, सर थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। अजीत, कुछ बोल हाँ रहे हो सर। क्या? हाँ। सर एसएससी के बारे में, सर नॉन टेक के बारे में ही बता दिए ठीक रहेगा सर, बाद में जब भी करेंगे तब वेबिनार हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट। मैं पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। पेपर 2 का भी बात करेंगे, 1 का भी बात करेंगे। रणबीर, आप ओके सर। बताएंगे नेक्स्ट। हेलो हाँ रणबीर, बोलिए। सर, बहुत बढ़िया था सर वेबिनार, मतलब आपने लगभग सब चीज़ कवर कर दिया सर।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है, आप लोग और मुझे ऐसा सजेशन भी दे मेरे सकते पास हैं कुछ ग्रुप है। में, है ना, मतलब कहाँ पे और किन हाँ हाँ चीज़ों को सर इन्वॉल्व करना चाहिए वेबिनार में जिससे अच्छा हो जाएगा और हेल्प मिलेगा आप लोग को। तो वैसे भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो एक जब भी वेबिनार रखेंगे, वीकली वेबिनार, तो वो सारे टॉपिक्स, वो सजेशंस को हम लोग इंक्लूड करते हुए वेबिनार को प्लान करेंगे, है ना। सबसे बोल रहा हूँ, रणबीर से भी और सबको। तो ग्रुप में मुझे बता सकते हैं, यस प्राइवेट यस। मैसेज भी कर सकते हैं। योगिता, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, योगिता साहू, बताएं। यस सर, एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, अ, बाकी आज का वेबिनार आप अटेंड कर पाए अच्छे से? यस क्या सर। आपका फीडबैक है वो बताएं मुझे। कैसा लगा आपको, कहाँ पे सर अच्छा, इम्प्रूवमेंट आपको रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ बताइए आप। यस सर, मतलब क्लास में भी अगर कुछ क्वेश्चन आप पूछते भी हो तो उसे क्लियरिटी उतना अच्छे से नहीं आ पाता कि ये बनेगा कि नहीं ऐसा करके। हम्म। और वेबिनार तो ठीक था, इसको फॉलो करूंगी। मतलब क्लास में क्या होता है, आप मतलब समझ नहीं पाते जब आंसर सर करना मीन्स होता है या? जो क्वेश्चन सर्किट से रिलेटेड रहता है ना, तो उसमें डिफिकल्टी जाता है सॉल्व करने में। हम्म। तो उसके लिए जैसे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह दिया है, तो वो सारे आपने बनाए हैं, बना के देखे हैं आपने? सर उतना नहीं कर पाई हूँ, बट करूंगी। देखिए योगिता, मेरा कहने का मतलब है कि लाइव क्लास आप कर रहे हो, ठीक है, बट उसके बाद ना प्रैक्टिस क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। जैसे आप प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक डाउट्स नहीं पता चलेंगे, आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप डाउट डिस्कशन में पूछोगे कैसे? और जब तक यस। डाउट डिस्कशन में एक्टिवली नहीं पूछोगे तो सीखोगे कैसे? मेरी बात समझ रहे हो? यस अभी तो सर। बेसिक्स चल रहा है तो हम ज़्यादा समय दे रहे हैं। आगे चल के टॉपिक जब मशीन और जो थ्योरेटिकल पावर सिस्टम वगैरह ये सब चालू होगा तो बेसिक्स ही काम आएंगे वहां पे, फिर वहां पे बेसिक्स सिखा पाना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए अभी सर ज़्यादा समय देते हुए इसको कर रहे हैं। तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। आप अलग से प्राइवेट में बात करना चाह रहे हो, प्राइवेट में डिस्कशन करना चाह रहे हो डाउट का, तो भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप थोड़ा समय निकालो और प्रैक्टिस करो, हर क्वेश्चन के ऊपर हम बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है उसमें योगिता, ठीक है। यस। सबका सिलेक्शन चाहिए योगिता, तुम्हारा भी सिलेक्शन चाहिए मेरे को, ठीक है। यस सर। 2025 में आपके हाथ में सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो आपको भी हमारे टारगेट के साथ अलाइन होना है। और जो भी चीज़ें नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा है, उसको प्रॉपर लीक करके मेरे को दो, बात करो, पूछो मेरे से। अलग से हम यस। सेशन कर देंगे, आपको सिखाएंगे, ठीक है। और यस सर। फिर क्लास में रिदम में आओ, सब लोग एक लेवल में आओ, थोड़ा सा कोशिश करो एक जैसा नॉलेज लेवल लाने का, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। ठीक है, सिलेक्शन यस लेना सर। है हमको। ठीक है, तो सबसे हमने बात करी, सबका फीडबैक हमने लिया हुआ है, ठीक है। कुछ देखो होता क्या है बताऊं, सबका सिलेक्शन नहीं होता एग्जाम में। जैसे अभी वेबिनार हमने किया तो बहुत से लोग बीच में कनेक्ट हुए, ज्वाइन हुए और लेफ्ट हो गए। तो यही होता है क्लासेस में भी। क्या होता है, कई लोग क्लास ज्वाइन करते हैं, पढ़ते नहीं है, लेफ्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है इसमें कि आपका जैसे ही गैप मेंटेन हुआ, अगर वेबिनार में शुरू से जुड़ा होता कोई, 7 बजे से टाइमली आता, तो उसको पूरा बेनिफिट मिल पाता 7 से 8 तक का, है ना। जो भी हम बताएं समझ पाता, रिलेट कर पाता, जैसे बाकी लोग जो जुड़े हुए हैं वो रिलेट कर पा रहे हैं। दिक्कत वहीं पे आती है कि हम क्या करते हैं, कॉल आ गया तो कॉल अटेंड कर लिए, क्या कुछ और हो गया तो उसमें चले गए, फिर वेबिनार में आ रहे हैं। तो क्लास ऑनलाइन हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि अपन बार बार इधर उधर जाए। कॉल आ रहा है तो मत उठाओ, क्लास पहले कंप्लीट हो जाए। क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी आपको सेट करनी पड़ेगी, आपके लिए जरूरी क्या है, वो कॉल जरूरी है कि आपका गवर्नमेंट जॉब का सिलेक्शन जरूरी है। तो अगर सिलेक्शन जरूरी है तो क्लास की प्रायोरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरी चीजें आती हैं। तो अगर आप इस तरीके से डेडिकेटेड हैं, सीरियस हैं चीजों को लेकर के, ठीक है, मान लो कोई काम भी है तो काम निपटा के आप वापस टाइमिंग पे जाके क्लास को अटेंड कर रहे हो, या जो भी काम है उसको बाद में शेड्यूल कर लिए, क्लास के टाइम पे क्लास किए। कहने का मतलब क्लास को इंपॉर्टेंस देना है, क्लास को कंप्लीट करना है, क्लास में दिया हुआ असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तभी आप रेगुलर रह पाएंगे, डेली आप सीखते जाएंगे और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। अगर आप मिस किए, जैसे आज कई लोग वेबिनार में जुड़ रहे हैं, लेफ्ट हो रहे हैं,
तो सबका सिलेक्शन नहीं होता ना, क्योंकि सब रेगुलर नहीं हो पाते। तो जी उन्हीं का सिलेक्शन हो सकता है जो रेगुलर रहेंगे। बहुत से स्टूडेंट जो हमारे साथ 7 8 9 स्टूडेंट हैं जो रेगुलर रहते हैं हमेशा, उनकी 100% पॉसिबिलिटी है कि होना ही है, कंफर्म है होना। बट आज होगा, कल होगा, परसों होगा, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि कब होगा सिलेक्शन। बट आपका सिलेक्शन तय है, होना ही है, आपको मिलेगा ही। मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के अंदर होना ही है आपका कहीं ना कहीं। बस इस रिदम को मत तोड़ना, रेगुलरिटी को मेंटेन रखना, यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबसे। क्योंकि देखो आपको पढ़ाने के लिए मुझे भी बहुत एफर्ट करना पड़ता है। मेरा तो एग्जाम नहीं है ना, मैं तो अच्छा खासा स्टेब्लिश्ड हूँ, मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। तो ये कई लोग दिमाग में रख लेते हैं कि कोचिंग वाले सिर्फ बिजनेस पे ध्यान देते हैं। तो मैं उस तरह से कोचिंग हम लोग रन कर ही नहीं रहे। हमको सिलेक्शन चाहिए। और जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जैसे योगिता ने बोला कि सर मेरे को क्लास में दिक्कत होती है, तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी रहेगा योगिता साहू के ऊपर कि उसको दिक्कत ना हो। अगर कोई चीज नहीं समझ पा रही है तो कमी किसके तरफ से, हमारे तरफ से है कि योगिता की तरफ से है। तो अगर योगिता की तरफ से भी कमी है तो उसको मैं अपनी जिम्मेदारी मान करके योगिता का कंप्लीट कराऊंगा कैसे भी, ठीक है, उससे टाइम मैनेज करवाएंगे। तो वैसे ही आप लोग मेरे से जुड़िए, बात करिए, मनीष सर से बात करिए, प्रॉपर एक माहौल पैदा करते हैं। क्या होता है, अकेले मेहनत करने से नहीं होगा, टीचर सिर्फ मेहनत करेगा तो नहीं होगा, दोनों को बात करना पड़ेगा, स्टूडेंट को शेयर करना पड़ेगा अपना प्रॉब्लम अच्छे से, टीचर के साथ खुल करके बात करनी पड़ेगी, है ना। डेली क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं उसके लिए भी बात कर सकते हो, काउंसलिंग ले सकते हो। तो एक बढ़िया तरीके से 10 15 लोग हो, मस्त से तैयारी करो और सबका सिलेक्शन देंगे हम लोग। जो भी पॉसिबल मेरे से हेल्प हो पाएगा वो सब मैं करूंगा, पढ़ाने के अलावा भी, ठीक है। कहीं पे लगता है कुछ है, मैं सब में हेल्प करूंगा आपका। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको सीरियसनेस दिखानी है, डेडिकेशन दिखाना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं बहुत ज्यादा बोर नहीं करूंगा आप लोग को लेक्चर दे करके। मुझे आशा है कि आप लोग को फायदेमंद लगा होगा, सबको अच्छे से मजा भी आया होगा, और इस तरह का वेबिनार आप आगे भी चाहोगे। तो बिल्कुल सबका थैंक यू है कि आप लोग पार्टिसिपेट किए इस वेबिनार में। और जो टेस्ट है वो आपको कल अवेलेबल होगा, कल दिन भर किसी भी टाइम आप दे सकते हो, दिन भर के लिए ओपन कर देंगे। क्योंकि टेस्ट के 6 क्वेश्चन मैंने खुद से नए बनाए हैं और सभी क्वेश्चन यूनिक रहेंगे जो कल का टेस्ट है। तो आप किसी भी टाइम दे देना। आज मुझे लेना था बट मैं ले नहीं पाया कुछ प्रॉब्लम की वजह से, और कुछ मेरे अपॉइंटमेंट्स थे उसकी वजह से। तो कल आपको मिल जाएगा, कल सुबह से रात तक के बीच में कभी भी आप दे सकते हो, बट क्लास से पहले दे देना, क्योंकि क्लास जब चालू होगी तो 5 10 मिनट हम लोग डिस्कशन करेंगे टेस्ट का, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड नाइट। मनीष सर, ठीक है, कुछ बोलना है होगा तो आप बोल सकते हैं, बाकी मेरा कंप्लीट हो गया है मेरे साइड से। मनीष सर सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है सर का आवाज नहीं जा रही है, बाकी ठीक है, आप लोग मेरे से कभी भी। हाँ मनीष सर बताएं। कुछ बोल हाँ हाँ, हम लोग भी यही बोल रहे थे सबको, ये बच्चे, हमारा भी यही प्रयास है सबका, और आप सभी का सहयोग रहेगा तो हम और अच्छा करेंगे। और दोनों तरफ से रहता है सर फीडबैक, है ना। हम लोग अकेले अफेक्ट करेंगे उसका कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है ना, जब तक आप लोग अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे और डाउट्स नहीं पूछेंगे, है ना। डाउट्स नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, आप डाउट्स पूछेंगे, फिर उस क्वेश्चंस को हम लोग बताएंगे। फिर जैसे प्रैक्टिस सेशंस मैंने भेजे हैं और सर ने भेजा है, और टेस्ट सीरीज वगैरह चल ही रहा है हमारा। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सीरियसली पढ़ें और जो भी डाउट्स हैं उनको पूछें, और जो काम दिया जा रहा है आपको प्रतिदिन उन सब चीजों को करें। यही मेन चीजें होती हैं, आप रोज अगर इन चीजों को करते हैं तो बढ़िया रहेगा। ठीक है सर। ठीक है ना मनीष सर, बाकी सबको क्लियर है ना। चलिए, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड नाइट, और कल क्लास में मिलते हैं फिर, है ना। चलिए, थैंक यू, यस थैंक यू सर, ढालेश्वर। ढालेश्वर से नहीं पूछ पाए थे भाई, Bye. हम लोग भूल गए थे ढालेश्वर से पूछना। चलिए ठीक है मजा आया सर, ढालेश्वर जी, अच्छा लगा सर। अच्छा ठीक है लगा आपको? सर, आपका, हाँ सर, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा सर मेरे को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ढालेश्वर जी आपका, और आई होप कि आपको फायदा हो इन सब चीजों से। थैंक यू सर जी। चलिए ठीक है, सब लोग लेफ्ट हो जाएंगे, है ना। सर, थैंक यू, गुड नाइट ऑल, गुड नाइट सर, थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट।